एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ गलती से 12th हिस्ट्री लिख दिया है, बट ये 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले वाला जो चैप्टर है, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। भाई मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दिया, जाके उससे पढ़ लेना। 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। साथ ही के साथ में इस चैप्टर के और हर हिस्ट्री के चैप्टर के फ्री में ऐसे बेहतरीन नोट्स मैंने बना दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जो क्लिक्स है ये भाई जाके मेरे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेना। 15 रुपए में तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे और ये आपका पूरा चैप्टर पूरे 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। एंड देन हिस्ट्री में आएंगे 100 on 100। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसे एम्पायर के बारे में जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। अब कौन सा एम्पायर है ये पहले ही बता देती हूँ। इसमें हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जूलियस सीजर का नाम आपने सुना ही होगा, एक बहुत ही नोन फिगर है हमारी हिस्ट्री के। ये रोमन एम्पायर के हेड भी रहा करते थे। तो इन्हीं के एम्पायर के बारे में, और उसके बाद क्या हुआ जब जूलियस सीजर नहीं रहे, उसके बाद रोमन एम्पायर कैसे चला, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत बेसिक चैप्टर है, आई नो। जब तुम एनसीईआरटी उठाओगे तो तुम्हें डर लग जाएगा, दीदी क्या ही चैप्टर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट तभी तो मैं तुम्हारी दीदी हूँ, ऐसे पढ़ाऊंगी कि 11th हिस्ट्री 12th हिस्ट्री 12th में जब आओगे ऑन टिप्स होंगी तुम्हारी। एक एक आंसर यूं निकलेंगे तुम्हारे हाथ से। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर से अभी। और साथ ही के साथ में अब बात रहती है भाई, चैप्टर पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन लगाने होते हैं। हिस्ट्री में भी ये नहीं खाली मैथ साइंस एसएसटी या आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को, या आपको खाली प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज। हिस्ट्री में भी हमें रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। तो उसके लिए न्यू चैनल स्टार्ट करा है मैंने 11 12 ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन आंसर वहां में करूंगी, एमसीक्यू वहां में कराया करूंगी। चैप्टर यहाँ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। कुछ कुछ बातें मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ाऊंगी, कुछ मेरे नोट से पढ़ोगे, और नोट्स की टेंशन लेनी नहीं, वो मिल रही है इंस्टाग्राम पे। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़े, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, इसमें बेसिकली हम कौन सा एम्पायर पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर। ये बहुत ही वास्ट स्ट्रेच तक फैला हुआ था। वास्ट स्ट्रेच मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इंक्लूड मोस्ट ऑफ द यूरोप। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो तीन, एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। तो कौन से थे वो 3 कॉन्टिनेंट? पहला आ गया था यूरोप एज वी नो इट टुडे, बहुत सारा पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिजेंट, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीका तक ये फैला हुआ था हमारा रोमन एम्पायर, ठीक है। और इस चैप्टर में हम इसी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हो रखा था, यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, जिसकी वजह से ये एम्पायर चलता रहा, ठीक है। यू विल सी दैट एम्पायर embraced a wealth of local cultures। ये ना ऐसा जैसे आप इंडिया देखते हो, इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या हमारे यहाँ एक लैंग्वेज के लोग हैं? तुम कहोगे नहीं, कितने ही लैंग्वेज, कितने ही खाने, कितने ही कपड़े, बट स्टिल हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में सब खुशी से रहते हैं। ऐसा ही ये रोमन एम्पायर था। ये रोमन एम्पायर के अंदर भी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग कल्चर थी लोगों की। ये बात लिखी है, ठीक है। बात रहती है वुमेन की। रोमन एम्पायर के टाइम पे औरतों के पास बहुत सारे हक थे, बहुत सारे राइट्स हुआ करते थे। इवन आज के जमाने में जितनी आप कहो कि इतनी पोजीशन, इतनी पावर जिसके लिए लड़ना पड़ा ना औरतों को, वो वहाँ बहुत आसानी से मिल गई थी। और ये बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। वोटिंग राइट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड औरतों ने लड़ाई करी थी इनके यहाँ। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि प्रॉपर्टी में, पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा, जो अपने मेटर्नल साइड की प्रॉपर्टी होती है उसमें लेडीज को हिस्सा होता था। बहुत राइट्स देते थे ये अपनी लेडीज को, ठीक है। साथ ही के साथ में हम इनकी बाकी चीजें पढ़ेंगे, जैसे स्लेव लेबर। इनका एक चीज बहुत कॉमन थी, क्या? ये लोग अपने घर में बंदी बना के स्लेव्स को रखते थे, उनसे झाड़ू पोछा लगवाना, काम कराना एंड ऑल दैट। स्लेव लेवरी बहुत ज्यादा होती थी इनके यहाँ पे। तो यही सब चीजें हम पढ़ेंगे, और ये एम्पायर का हम फॉल पढ़ेंगे कि धीरे 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 इतना बड़ा एम्पायर फॉल कैसे हुआ। दिस इज वॉट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। अब एक बार इसकी लोकेशन देख लो हमारे रोमन एम्पायर की। कहाँ पे है ये रोमन एम्पायर? ये पूरा रीजन है हमारे रोमन एम्पायर का, ठीक है। ये देख लो, ये हार्ट था इसका मेडिटेरेनियन सी, दिल था इसका मेडिटेरेनियन सी। ये ऊपर का भी रोमन एम्पायर, नीचे का भी रोमन एम्पायर, ठीक है। ये चल रहा था सारा रोमन एम्पायर। ये यहाँ से जो रिवर यूफ्रेट्स बहती है, इसके बराबर में इसका राइवल एम्पायर था, जो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो मैंने एक और फोटो निकाली, अगर आपको इमेजिन करना हो कैसा था रोमन एम्पायर, तो दिस इज द फोटो ऑफ रोमन एम्पायर। ये सारे एरिया में रोमन एम्पायर जो है वो फैला हुआ था। ये बाद में इनका दूसरा एम्पायर था, ठीक है। चलो अब रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जो मैं कह रही हूँ, औरतों पे हक था, ठीक है। इनके यहाँ पे मैंने आपको कहा कि कल्चर अलग था, और इनके ये लीडर था, वो लीडर था। मुझे किसने बताया? मुझे बुक ने बताया। बुक को किसने बताया? आर्कोलॉजिस्ट को किसने बताया? सोर्सेस। जब भी आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आप सोर्स पढ़ोगे। जैसे मेसोपोटामिया की सोर्सेस थी हमारे पास, इनकी भी सोर्सेज हमें जाने कि हमें इनके एम्पायर के बारे में कैसे पता चला। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर की 3 सोर्सेज है। पहली है टेक्स्ट रिसोर्सेज, जो पढ़ी लिखी हमें चीजें मिली, ठीक है। इसमें हिस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, लेटर्स आए, स्पीचेस आए, सरमन्स आए, लॉज आए।
रोमन हिस्ट्रीज मतलब क्या हुआ, रोमन हिस्ट्रीज होती है मतलब एनल्स। एनल्स क्या होते हैं, साल भर साल लिखे हुए अकाउंट। अब देखो इस साल में कुछ भी जो हो रहा है वो अगर आप कहीं पे रिकॉर्ड कर लो और फ्यूचर में कोई अगर उसे पढ़ेगा तो वो कहेगा वो हमारे इस साल का एनल है। तो तब स्पेशली वो लोग स्क्राइब्स बिठाते थे जो लोग हर साल के बारे में लिखा करते थे कि हम लोग उनके बारे में जान पाए। तो एनल्स के थ्रू हमें काफी कुछ पता चला रोमन एम्पायर के बारे में। ये है टेक्स्ट रिसोर्सेज जो हमने पढ़ के समझ लिया। दूसरा आई डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज जिसमें इंस्क्रिप्शंस थे और पपायरस थे। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, वही पत्थर के ऊपर गाड़ के जो चीजें लिखी जाती है, एक पत्थर निकला उस पर कुछ लिखा हुआ है। और पपायरस क्या होता है, ये एक टाइप का प्लांट का कोई पत्ती का ये पेपर बनाते थे, उसे यूं फोल्ड कर देते थे स्क्रोल की तरह, उस पर हमें इनके बहुत सारे जो है क्या मिले, लेटर्स मिले, अकाउंट्स मिले, ऑफिशियल रिसोर्सेस मिली। तो जो पपायरस है इसको बनाने के लिए जो ये प्लांट लाते थे वो कहाँ से लाते थे, वो इजिप्ट की रिवर नाइल के बराबर में उगता था। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। रीड प्लांट से ये बनता था, ठीक है। अब जो लोग इस पे लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, इसको समझा करते थे, उसको हमने बाद में कहा पपायरोलॉजिस्ट। स्कॉलर्स हु स्टडी पपायरस आर कॉल्ड पपायरोलॉजिस्ट, ठीक है। पपायरोलॉजिस्ट ऐसा सा होता था, पतला सा कागज, ठीक है जी। चलो अब तीसरी कौन सी हमारे पास सोर्स है रोमन एम्पायर को जानने की, वो है मटेरियल रिमेन। जैसे इनका कोई कैसल, कोई फोर्ट बाहर निकल के आ गया, मतलब जो आपको आंखों से दिख रही है बड़ी बड़ी, इनकी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, इनके कॉइन्स, सोने के सिक्के तो ऐसे घूमते रहते थे इनके यहाँ पे, 4-4 5-5 ग्राम के, इतनी अमीरी थी इनके यहाँ पे। ये सब चीजें हमारी सोर्सेज है रोमन एम्पायर को जान। इनके पास एरियल फोटोग्राफी है इनके, हमारे पास इनकी बड़ी बड़ी फोटोज नहीं होती थी, मतलब पेंटिंग में बना रखा होता था इन्होंने, ऊपर ऊपर से ऐसे ड्रोन शॉट की पेंटिंग की, हमारा एम्पायर ऐसे था। दीज वर द टेक्स्ट रिसोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये बहुत आगे का, आगे आप पढ़ोगे देखो, इनके ये बराबर में इनका एक बहुत राइवल बहुत बड़ा एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, ससानियन एम्पायर। तो भाई एक एम्पायर बनता है, दूसरा बनेगा, वो उसको तबाह करेगा, ऐसा हिस्ट्री में हमारी होता ही रहता है। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे अपने रोमन एम्पायर के बारे में। बिटवीन 1st सेंचुरी सी से 630 तक, 1st सेंचुरी से 630 तक 2 ग्रेट एम्पायर्स रूल द वर्ल्ड। 2 एम्पायर्स पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। पहला यही हमारा रोमन एम्पायर और दूसरा था ईरानियन एम्पायर, ईरान का एम्पायर, ठीक है। रोम एंड ईरान दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे और इन्होंने बहुत सालों तक बहुत वॉर लड़े। ये किससे सेपरेटेड थे, दे वर सेपरेटेड बाय द रिवर यूफ्रेट्स। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया ना तो नाम बदल देना मेरा। दोनों किससे सेपरेटेड थे, ये रिवर यूफ्रेट्स से दोनों सेपरेट हो रखे थे। मेडिटेरेनियन सी हार्ट था रोमन एम्पायर का, और रोम कंट्रोल करता था लैंड अराउंड मेडिटेरेनियन सी, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये हुई मेडिटेरेनियन सी हमारी। तो इसके ऊपर और नीचे का सारा हिस्सा ये सब रोमन एम्पायर के पास में था, ठीक है। ये तो और बहुत आगे की सेंचुरी की फोटो मैंने लगाई है, जब रोमन एम्पायर छोटा हो गया था और इसका पड़ोसी जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गया था। पहले रोमन एम्पायर बहुत ताकतवर था, ठीक है। चलो बुक वाली फोटो से दिखा देती हूँ। नॉर्दर्न बाउंड्री में, अब ये लर्न करना है आपको, ये रट्टा मारना है इस चीज का, समझो और लर्न करो, रट्टा नहीं मारो। नॉर्दर्न बाउंड्री में इसकी 2 रिवर बहती थी, राइन और डानुबे। वो सुना ना डानुबे प्रॉपर्टीज, वैसी वो वही रिवर। तो 2 रिवर बहती थी, राइन और डानुबे, ठीक है जी। सदर्न बाउंड्री थी इसकी सहारा डेजर्ट। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान रूल करता था कैस्पियन सी टू ईस्टर्न अरेबिया तक, और समटाइम अफगानिस्तान तक ईरानियन एम्पायर का रूल था। अब जो चाइनीज एम्पायर था ना वो भी कोई कम नहीं था। तो जो चाइनीज एम्पायर था वो हमारे इस रोमन एम्पायर को और ईरानियन एम्पायर को कहता था ता चाइना। क्या कहता था, ता चाइना, या आपको ग्रेटर चाइना ऐसे कहा करता था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ता चाइना या ता चिन, तो वो था ग्रेटर चिन। ये कहते थे ये तो वेस्ट का चाइना है, मतलब ये भी हमारे जितने ताकतवर है, ये वेस्ट का चाइना है। तो अब लोकेशन एक बार दोबारा रिमेंबर करते हैं हम, हमारे रोमन एम्पायर की जो हमारा फर्स्ट मैप है ना उसमें ये हमें लोकेशन दे रखी है कि रोमन एम्पायर का हार्ट क्या है, मेडिटेरेनियन सी। साउथ में है सहारा डेजर्ट, और इसके ऊपर क्या है, 2 नदियां राइन और डैनुबे दिख गई यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे ही रिवर यूफ्रेट्स इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इससे इधर की तरफ जब आप जाते रहोगे तो वहां आ जाता है ईरानियन एम्पायर, ठीक है जी। ये जो फोटो है ये है जब रोमन एम्पायर अपनी हाइट्स पे था, इसके बहुत बड़े बड़े शहर थे, ये रोम जो अब इटली का है, ठीक है, ये सब इसके बड़े बड़े शहर थे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिफरेंस जानना होगा रोमन एम्पायर और जो है हमारा ये ईरानियन एम्पायर का, इनके बीच में डिफरेंस क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है द रोमन एम्पायर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब इस रोमन एम्पायर को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली फेज और एक है इसका लेट फेज। दोनों का डिवीजन होता है 3rd सेंचुरी से, यानी कि 3rd सेंचुरी के बाद दोनों में डिवीजन होता है। 3rd सेंचुरी से पहले का अर्ली फेज, 3rd सेंचुरी के बाद का लेटर फेज हो गया।
ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा इस चैप्टर में से। बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन टू एम्पायर। कौन से टू एम्पायर? एक रोमन, ठीक है, और एक ईरानियन। ये लर्न करना है। रोमन और ईरानियन का डिफरेंस आएगा ही आएगा पेपर में। तो रोमन एम्पायर कल्चरली मोर डाइवर्स था, यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग थे। मोजाइक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर था। मोजाइक मतलब क्या? वो पैटर्न होता है ना, अलग 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 टाइलों को मिला के जो बनता है। डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, यूनाइटेड बाय अ कॉमन गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इनकी एक ही थी, ठीक है। बहुत लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस है ये थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। लैटिन एंड ग्रीक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। हम इनके बारे में पता कैसे लगा पाते हैं? क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक भाषा अभी भी बहुत लोगों को आती है। इट्स वेरी एंशिएंट, हमारी पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस हैं। इनको पढ़ा लिखा समझा हमें जाता है। इंग्लिश वगैरह ये जितनी भाषाएं हैं ये लैटिन ग्रीक से ही धीरे धीरे बनी है, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत आसान था। दैट्स व्हाई वी नो अबाउट देयर हिस्ट्री, ठीक है। अपर क्लास जो होते थे ईस्ट एरिया के, वो जो है स्पोक और रोट इन ग्रीक। वो बोलते भी ग्रीक थे, लिखते भी ग्रीक थे। बट अपर क्लास जो वेस्ट के थे वो लैटिन को पसंद करते थे। लैंग्वेज बाउंड्री रैन अक्रॉस मिडिल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास में बहुत लैंग्वेज बाउंड्रीज थी। ट्राइपोलेशिया रीजन के लोग लैटिन बोलते थे, क्रिनेशिया रीजन के लोग ग्रीक बोलते थे। ऑल पीपल वर सब्जेक्टेड टू वन एम्परर, बट राजा एक ही था। जैसे इंडिया में है, तुम बंगाली बोलो, पंजाबी बोलो या फिर मराठी बोलो, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। ऐसा सिस्टम था इनके यहाँ पे, ठीक है जी। किसी भी रीजन का, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी धर्म का इंसान हो, इनके यहाँ पे बहुत धर्म होते थे, बट उनका राजा एक ही होता था, उनका रीडर एक ही होता था, ठीक है। इनकी भाषा अलग थी, इनके में डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं नहीं थी। इनकी पॉपुलेशन मेनली ईरानियन ही थी, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी भी ज्यादा नहीं थी। रूल बाय द पार्थियन एंड ससानियन। इनके यहाँ पे दो रूलर्स आए, एक पार्थियन एक ससानियन, ठीक है। मेनली ईरानियन लैंग्वेजेस ही यूज करते थे। कल्चर यूनिफॉर्म ही था, ठीक है। यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म कल्चर चलता था। डन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। अब रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे। ईरान का जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ओके जी। अब आते हैं हम रोमन एम्पायर चलता कैसे था। तो भाई पहले रोमन एम्पायर में होता था रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है। अ regime where real power lay with the senate। सेनेट क्या होती है? पहले सेनेट बना करती थी यहाँ रोमन एम्पायर में। सेनेट को डोमिनेट करते थे वहाँ के वेल्दी नोबल फैमिली, जो वहाँ की अमीर जात होती थी ना, बहुत ज़्यादा नोबल लॉर्ड्स जो होते थे, वो मिलके अपनी सेनेट बनाते थे। उनके बहुत सारे लोग इकट्ठे होके वो सेनेट फॉर्म करते थे। रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ द नोबिलिटी थ्रू द सेनेट जो है वो लास्ट करी थी 509 बीसी से 27 बीसी तक। रिपब्लिक गवर्नमेंट ही चली, ठीक है। रिपब्लिक की गवर्नमेंट ही, सेनेट रूल करती थी, यानी कि एक राजा नहीं है जैसे आजकल गवर्नमेंट होती है ना, कुछ उस टाइप से बहुत सारे लीडर्स हैं वो मिलके रूल करते थे। इट वॉज ओवरथ्रोन बाय ऑक्टावियन। अब वो जो रिपब्लिक सिस्टम था, जो सेनेट का सिस्टम था, जो मैंने जूलियस सीजर का नाम लिया, वो भी कौन थे? वो भी सेनेट के ही एक मेंबर थे। जूलियस सीजर जिनका कत्ल कर दिया था, ठीक है, बुला के सेनेट के अंदर। कभी वो डॉक्यूमेंट्री देखना कैसे उनका कत्ल हुआ था, ठीक है, कि उन कॉन्स्पिरेसी करके उनको असैसिनेट कर दिया था। उनका दोस्त भी उसमें शामिल था। तो वो सब कौन थे? वो सब सेनेट के लीडर्स थे। ऐसे जैसे हमारे आजकल पार्लियामेंट होती है ना, वैसी होती थी ये सेनेट। वो सरकार चलाती थी पूरे रोमन एम्पायर की। बट जूलियस सीजर को तो मार दिया गया। तो जूलियस सीजर का ही एक अडॉप्टेड बेटा था जिसका नाम था ओक्टावियन। यहाँ पे ना एक चीज तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो राजा है ना वो बाय बर्थ नहीं बनता सिर्फ। अगर वो किसी राजा का अडॉप्टेड बेटा भी है ना और अगर उसमें काबिलियत है तो वो उसको अपना एम्परर बना देते थे। तो सेम हुआ। इट वॉज ओवरथ्रोन। ये जो सेनेट थी इतनी बड़ी, उसको ओवरथ्रो कर दिया था ओक्टावियन ने, जो अडॉप्टेड सन था जूलियस सीजर का। और फिर ऑक्टावियन ने अपना नाम बदल लिया, उसने अपना नाम रख लिया ऑगस्टस, ठीक है। और उसने जो है यहाँ पे फिर अलग सिस्टम चलाया। अब अगर सेनेट की बात करो, तुम सेनेट का मेंबर कैसे बन सकते हो? क्या इलेक्शन से बनोगे? नहीं। अगर तुम अमीर घराने में पैदा हुए हो तो ही तुम सेनेट का मेंबर बनोगे। यहाँ पे वेल्थ एंड ऑफिशियल होल्डिंग सब लोगों को मिलती थी मोर देन बर्थ। खाली यही नहीं है कि तुम्हारे को अगर तुम सेनेट में पैदा हुए हो तो तुम्हें खाली पैसा ही मिलेगा, और भी बहुत सारी पोजीशंस मिलती थी पावर के, जैसे गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल गई। ऐसा सेनेट सिस्टम चलता था। बट सेनेट को किसने हटाया? ऑगस्टस या फिर आपका ऑक्टावियन, कुछ भी, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं। अब ये जो ऑगस्टस था, जब ये राजा बनता है तो ये अपने आप को ना एक एम्परर, राजा नहीं कहता लोगों को। ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है इनके यहाँ पे जिसका नाम पड़ा प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट सिस्टम मतलब क्या हुआ? इसने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक प्रिंसिपेट हूँ यहाँ का, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हुआ फर्स्ट सिटीजन। कि मैं यहाँ का फर्स्ट सिटीजन हूँ, जिससे लोगों को ये ना लगे कि यार हमारे पे तो कोई इतने राजा सा रूल कर रहा है। इसने लोगों को दिखाया कि मैं एक पहला आदमी हूँ, मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, वैसी फील देने के लिए इसने, कि ये ना उन्हें लगे कि पहले तो गवर्नमेंट टाइप की बॉडी वहाँ पे रूल कर रही थी, अब एक राजा आ गया। नहीं, उसने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं प्रिंसेप हूँ, मैं प्रिंसिपेट चलाऊंगा, मैं एक फर्स्ट सिटीजन हूँ। तो इसने खुद को क्या घोषित करा, फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, तो अब रोमन एम्पायर में प्रिंसिपेट भी था यानी कि फर्स्ट सिटीजन, राजा भी था, सेनेट भी चल रही थी, और एक तीसरा मेंबर भी था रोमन एम्पायर को चलाने के लिए, वो होता था रोमन एम्पायर की आर्मी। तो दो मेंबर तो पढ़ ही लिए हमने। दो मेंबर कौन से हुए, एक चलाएगा रोमन एम्पायर को राजा प्रिंसिपेट ऑगस्टस, और दूसरा सेनेट। अब तीसरा कौन था, बेसिकली द आर्मी वाज द सेकंड की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंपीरियल रूल आफ्टर द एम्परर एंड द सेनेट। सेनेट और एम्परर के बाद असली पावर आर्मी में ही लाई करती थी, क्योंकि पिछले पहले जमानों में अगर तुम जाओ तो आर्मी स्ट्रांग है तो ये एम्पायर चलेगा, वरना सामने वाला तुम्हारे पे वो आएगा अपना वो वॉर करने के लिए, तुम हार जाओगे। तो तुम्हें आर्मी को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो रोमन एम्पायर की आर्मी थी वो पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, यानी उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, बहुत पैसे मिलते थे आर्मी के मेंबर्स को। सोल्जर्स हैड टू सर्व फॉर अ मिनिमम 25 ईयर। एक सोल्जर को 25 साल तक अपनी सेवाएं देनी ही होंगी। लर्न कर लो, लर्न करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनलाइक पर्शियाज कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, रोम हैड अ पेड सोल्जर। अब पर्शिया में कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी मतलब होती है जबरदस्ती की आर्मी, की लोगों पे रूल लगा दिया कि तुम्हें 20 साल के बाद सोल्जर बनना ही बनना है, पैसे मिले या ना मिले, जबरदस्ती। बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पेड सोल्जर्स थे। यहाँ जिसमें काबिलियत है वो आर्मी का मेंबर बनने जाएगा और उसे पैसा मिलेगा बहुत मोटा आर्मी में जॉब करने से। द रोमन आर्मी वॉज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज बॉडी इन द एम्पायर। सबसे ऑर्गेनाइज बॉडी थी ये। बाय द 4th सेंचुरी इट हैड 6 लाख सोल्जर्स थे इनके पास में। सोल्जर्स किसके पास, रोमन एम्पायर के पास। द आर्मी हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ एम्पर। और ये आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि राजा भी इससे डरा करता था, क्योंकि अगर आर्मी ने बगावत कर दी तो वो तो राजा को हटा दी कि इसे हटाओ मैं तो दूसरा राजा बनाऊंगा। तो राजा को खुश रखना पड़ता था आर्मी को। सोल्जर ऑफर डिमांडेड बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। सोल्जर्स हमेशा कहते थे हमें बेटर वेजेस दो, सर्विस कंडीशन दो, और आर्मी में हर समय ना प्रोटेस्ट चलता रहता था। सेनेट जो थी, अब ये अमीर ज्यादा लोग, ये बहुत डरते थे आर्मी से और इन्हें आर्मी पसंद नहीं थी। ठीक है, द आर्मी वॉज सीन एज अ सोर्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस। अब इन लोगों ने क्या लिखा कि आर्मी ना यहाँ पे इनके यहाँ पे बहुत वायलेंस करती है, सुनती तो है नहीं किसी की, क्योंकि इन्हीं के दम पे एम्पायर चल रहा है, पैसा भी खूब लेते हैं, सैलरीज भी खूब लेते हैं, और वायलेंस फैलाते हैं ये आर्मी के लोग। अब ये सब किसने लिखा था, ये सब सेनेटर्स ने ही लिखा था, क्योंकि सेनेट के लोग भी पढ़े लिखे होते थे। तो जितनी भी आजकल रिटन बातें हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता है, तो वो सेनेट वालों के मुंह से ही पता है। तो सेनेट को जो राजा पसंद होता था उसके बारे में अच्छा लिखते थे, जो आर्मी पसंद होती थी उसके बारे में अच्छा लिखते थे, जो पसंद नहीं होता तो उनके बारे में बुरा लिखते थे। इन द 3rd सेंचुरी द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस टू मीट राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंसेस। और 3rd सेंचुरी से टैक्स बहुत बढ़ गए। तो टैक्स कौन पे करता था, ये सेनेट के लोग भी तो टैक्स पे करते थे, तो इसलिए इन्हें आर्मी को बारे में ये कुछ कुछ गलत लिखते भी थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया, 3 मेन रूल है रोमन एम्पायर की सरकार चलाने के लिए, एक सेनेट, एक प्रिंसिपेट और तीसरी आर्मी। चलो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ रोमन एम्पायर हम पढ़ेंगे। अब जो बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, वही बातें अब दोबारा बता रखी हैं कि एम्परर, सेनेट और जो है आर्मी, ये तीनों रोमन पॉलिटिक्स को चलाती थी। एम्परर का डिपेंडेंट ऑन आर्मी होता था। ठीक है, एम्परर पूरा डिपेंडेंट है आर्मी पे और आर्मी उसी के कंट्रोल में होती थी। डिवीजन ऑफ आर्मी ऑल्सो लेड टू सिविल वॉर। अगर आर्मी के बीच में ही दो गुट बन गए तो सिविल वॉर हो जाता था। एक्सेप्ट फॉर 69 CE, ईयर ऑफ 4 एम्परर्स, द फर्स्ट 2 सेंचुरी वर मोस्टली फ्री फ्रॉम सिविल वॉर। तो भाई स्टार्टिंग में इनका कोई सिविल वॉर नहीं हो रहा था, अच्छे खासे इनका सिस्टम ये चल रहा था। सिर्फ 69 CE में ही जो है इनके यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। सक्सेशन वॉज बेस्ड ऑन द फैमिली डिसेंट और अडॉप्शन। या तो अगला राजा राजा का बेटा बनेगा या फिर उसका अडॉप्टेड बेटा बनेगा। इवन आर्मी भी इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता था कि अडॉप्टेड बेटा या अपना बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, अब एक राजा का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है टाइबेरियस। 14 से 37 CE में इन्हें अडॉप्ट करा था ऑगस्टस ने, वही जूलियस सीजर के अडॉप्टेड बेटे ने एक और अपना बच्चा अडॉप्ट करा कि मैं इसको अपने बाद राजा बनाऊंगा। मे बी जो उनका बायोलॉजिकल सन हो या जो भी है, उन्होंने उसको नहीं बनाया, या था या नहीं था, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करा जिसमें उनको काबिलियत दिखे, टाइबेरियस, और उसको बनाया फिर अगला प्रिंसेप अपने बाद। एक्सटर्नल वॉर्स वर फ्यूअर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेंचुरीज। पहली 2 सेंचुरी में बाहर के देशों से वॉर नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे तो कोई इन पे हमला करता ही नहीं था। ठीक है, ऑगस्टस हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। और ऊपर से ऑगस्टस ने इतनी जगहों पे कब्जा कर लिया था, आधे से ज्यादा, आपको हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, 3 कॉन्टिनेंट में से, तो कोई जरूरत थी नहीं और आगे वॉर करके फर्दर एक्सपेंशन करने की। ऑगस्टस की जो एज है वो रिमेंबर करी जाती है फॉर पीस आफ्टर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट।
तो कौन से एम्परर की एज में कहा जाता है कि रोमन एम्पायर सबसे शांत और सबसे अच्छा रहा था? वो था प्रिंसिपेट ऑगस्टस में। द ओनली मेजर एक्सपेंशन वॉज ट्राजन्स कैंपेन। इसके समय पे सिर्फ एक ही हुई थी स्टार्टिंग में, जो है यहाँ पे इन्होंने और अपने सरहदें बढ़ाई थी, इसको कहते हैं, मतलब बाउंड्रीज को बढ़ाया था, वो था ट्राजन की कैंपेन बियॉन्ड द यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स के आगे भी कब्जा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ट्राजन सक्सेसर्स अबैंडन द कॉन्कर टेरिटरीज, बट जो ट्राजन एम्परर बने थे इनके, उनके आगे के जो लोग आए फिर उन्होंने उन जगहों को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ईरान वाले हमला करते थे। तो यूफ्रेट्स से आगे भी ये बड़े थे, बट देन इन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ट्राजन्स की कॉन्कर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो 116 सीई की बात है। अभी क्या चल रहा है? अभी 2026 सीई चल रहा है। ये है 116 सीई की बात। ट्राजन ने इन एरियाज को कैप्चर कर लिया था। ही रीच द हेड ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड ट्राजन ने एक मर्चेंट शिप देखा जो सेल कर रहा था इंडिया की तरफ, और तब उन्होंने सोचा कि मुझे इंडिया को कॉन्कर करना है जस्ट लाइक अलेक्जेंडर, बट वो कर नहीं पाए। ट्राजन थे ना, वो बुढ़े हो चुके थे, तो ही ऑल्सो विश दैट कि वो भी इतने यंग होते जैसे अलेक्जेंडर है। तो जब उनको इंडिया के बारे में पता चला ट्राजन को, तो उसका मन था कि भाई मैं भी इंडिया पे जाके कब्जा करूँ, बट वो बूढ़े हो चुके थे, अलेक्जेंडर तो जवान था, तो इनका भी मन था इंडिया पे जो है कब्जा करने का। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रोमन एम्पायर के आसपास में जो किंगडम्स थे उनका क्या हाल था, और रोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना। तो रोमन एम्पायर के आसपास में कुछ लोकल किंगडम्स होते थे, जैसे कि मैंने कहा ये पूरा रोमन एम्पायर है और इसके बराबर में एक छोटे राजा का किंगडम है। तो इनको ये अपना क्लाइंट बना लेते थे। क्लाइंट बनाने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि तुम हमारे को सपोर्ट करोगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हमें आर्मी दो, चाहे हमें पैसा दो, वट, ठीक है, कि हम तुम्हारी फोर्सेस को यूज़ करेंगे रोम को सपोर्ट करने के लिए, एंड इन रिटर्न हम तुम्हारे को क्या दे रहे हैं कि हम तुम्हें एग्जिस्ट करने दे रहे हैं अपने बराबर में। वरना तो इन पे कब्जा करके इसको भी रोम का मेंबर बना लेते, नहीं, इनको इनके नाम से जीने देते हैं इन रिटर्न की, तो हमें जब जरूरत पड़ेगी तुम हमारी मदद करोगे। नियर ईस्ट की अगर हम बात करें, द टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट की टेरिटरीज की बात करें, जहाँ पे सीरिया आता है, पैलेस्टाइन आता है, मेसोपोटामिया आता है, ठीक है, इन सब रीजन में यही वाले किंगडम्स थे। इन अ ब्रॉडर सेंस इट इंक्लूडेड अरेबिया एंड नियर बाय रीजन। दिस टर्म वॉज यूज फॉर द मेडिटेरेनियन पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, चलो क्लाइंट्स बोला जाता था इन्हें। अब आगे बढ़ते हैं रोमन एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। ये रोमन एम्पायर इतना ज्यादा एक्सपेंशन कैसे करता था। अब पहले तो ये लोग क्या कर रहे थे, क्लाइंट बना के रूल कर रहे थे। ग्रेजुअली इन्होंने डायरेक्ट रूल शुरू कर दिया। इट एक्सपेंडेड बाय अब्सॉर्बिंग द डिपेंडेंट किंगडम इनटू रोमन प्रोविंसेस। जो डिपेंडेंट किंगडम थे ना, जो इनके क्लाइंट्स होते थे, धीरे धीरे इन्होंने एक्सपैंड करनी थी, उन्हें अपने प्रोविंस बना लिया। प्रोविंस मतलब होता है जैसे स्टेट, जैसे इंडिया की इतनी सारी स्टेट्स है ना, हम इंडिया के ही मेंबर हैं, तो उन्होंने उन्हें स्टेट का दर्जा दे दिया कि तुम हमारे यहाँ एक स्टेट प्रोविंस बन के रहोगे, ठीक है। द नियर ईस्ट हैड मेनी डिपेंडेंट किंगडम। तो जो ईस्ट साइड थी रोमन एम्पायर की, ठीक है, वहां पे बहुत सारे डिपेंडेंट किंगडम थे। बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी किंगडम वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स हैड बीन स्वैलोड बाय रोम, ठीक है। तो यूफ्रेट्स के पास के काफी सारे जो अलग अलग किंगडम्स थे उनको ये कब्जा ऑलरेडी कर चुके थे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है हेरड्स किंगडम। ये एक बहुत ही वेल्दी किंगडम था। 5.4 मिलियन दिनारी की इसकी जो है एनुअल इनकम होती थी। काफी अमीर किंगडम, इसको भी इन्होंने कब्जा लिया था। दिनारियस वाज अ रोमन सिल्वर कॉइन। दिनारियस क्या है? रोमन सिल्वर कॉइन को कहते हैं। ये आएगा 1 मार्कर में, ठीक है। एक्सेप्ट इटली, इटली को छोड़ के ऑल टेरिटरीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। इन्होंने क्या करा, जितने भी इनके कब्जाई हुई जगह या जो भी जगहें थी इनकी, उन सबको इन्होंने कहा कि तुम सब प्रोविंसेस हो, स्टेट्स हो, और इटली नहीं थी। ऑल प्रोविंसेस वर सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन। अब जो भी प्रोविंस के अंदर रहेगा उसको टैक्स देनी पड़ी। और इटली में क्यों नहीं था? क्योंकि इटली में ज्यादातर सेनेटर्स रहते थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एट इट पीक, जब पीक पे था रोमन एम्पायर, द एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द स्कॉटलैंड टू आर्मीनिया एंड द सहारा टू द यूफ्रेट्स। तो कितना फैला हुआ था? स्कॉटलैंड से लेके आर्मीनिया तक और यूफ्रेट्स से लेके हमारे सहारा डेजर्ट तक, इतना फैला हुआ था। द एम्पायर हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 60 मिलियन इन द मिड सेकेंड सेंचुरी। तो आधे से ज्यादा देश पे आपको, मतलब ऑलमोस्ट हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस वास्ट एम्पायर वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। अब ये इतने बड़े एम्पायर पे राजा तो एक ही था, वो रूल कैसे कर पा रहा था? अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरों की वजह से, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े शहर बना रखे थे। लेट्स सी शहरों का क्या चक्कर था इनके यहाँ पे, लेट्स स्टडी।
तो अर्बनाइजेशन मतलब कि शहर जो होते हैं, दे वर द बेडरॉक ऑफ द एम्पायर। बेडरॉक मतलब चला ही शहर रहे थे रोमन एम्पायर को। इनकी जो बड़ी बड़ी सिटीज थी उनका नाम था कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, अनितोच, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आपने गलती से एनसीईआरटी खोल के देख ली इस चैप्टर की, भाई साहब तुम घूम जाओगे कि क्या हिस्ट्री लेके मैंने गलती तो नहीं कर दी, इतनी डिफिकल्ट है। बट यही जब लाइन्स को मैंने तुम्हें हिंदी में समझा दिया है, वो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। इसीलिए ध्यान से नोट्स को दोबारा जब स्टडी करोगे आप, तो ये बहुत इजीली आपके दिमाग में जाएंगे। तो लर्न करते रहो इसको कि रोमन एम्पायर इतना बढ़िया से क्यों चल पाया, क्योंकि अर्बनाइजेशन शहरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अब शहरों से कैसे एम्पायर चला वो मैं बताती हूँ आपको। थ्रू दीज सिटीज, इन सिटीज से गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द कंट्री साइड। अब इन्होंने शहर बना दिया एक अनितोच नाम का शहर पे, इन्होंने कहा ये हमारा शहर है, प्रोविंस है। इसके आसपास के जितने गांव हैं उससे अनितोच जो है वो क्या कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। ऐसे ही दूसरे शहर के आसपास के गांव से वो वाला शहर जो है टैक्स कलेक्ट करेगा। लोअर अपर क्लासेस हेल्प द रोमन स्टेट एडमिनिस्ट्रेट प्रोविंसेस एंड कलेक्ट टैक्सेस। तो जो लोअर अपर क्लास के लोग होते थे वो टैक्स को जो है वसूल करने में मदद करते थे। इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज पावर शिफ्टेड फ्रॉम इटली टू प्रोविंसेस। बट मैंने आपको कहा ना कि एक अर्ली फेज है, थर्ड सेंचुरी से पहले का अर्ली फेज है और थर्ड सेंचुरी के बाद का लेटर फेज है। तो थर्ड और सेकेंड सेंचुरी के बाद में, इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी, यहाँ पे चेंजेस आने शुरू हुए। जो पावर थी वो इटली से प्रोविंसेस में शिफ्ट होने लगी। यानी कि पहले तो इटली के लोग ही ज्यादा पढ़े लिखे समझदार और सेनेट का मेंबर बनते थे। अब क्या हुआ, ये जो अपर क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग जिनको अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस में बोलना आता था, लैटिन ग्रीक आप कहो, तो इन लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई करी और अब ये भी सेनेट का मेंबर बनने लग गए थे। और सेनेट का मेंबर मतलब तुम्हारे पास पावर। तो अब पावर शिफ्ट होने लग गई थी जस्ट फ्रॉम द इटली टू द प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंशियल अपर क्लास बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड आर्मी के कमांडर्स। अब जो ये प्रोविंशियल अपर क्लास के लोग थे ना, जो प्रोविंसेस स्टेट्स में रहते थे, वो अब आर्मी के भी कमांडर बन रहे थे। कितनी पावर आ गई, आर्मी के कमांडर बन रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी, मतलब सेनेट के मेंबर भी। दे फॉर्म्ड अ न्यू एलाइट विद द सपोर्ट ऑफ द एम्परर्स। और एक नया ग्रुप इन्होंने बना लिया, न्यू एलाइट, एक एलाइट क्लास बना दी इन्होंने, ठीक है। एम्परर गैलिनियस, इनके बारे में आपको याद रखना है, जिन्होंने 253 से 268 सीई तक रूल करा। इन्होंने इनकी पोजीशन को और स्ट्रेंथ कर दिया। ही एक्सक्लूडेड सेनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। अब इन्होंने कहा कि जो सेनेट के लोग हैं ना वो मिलिट्री के कमांडर नहीं बन सकते। इससे क्या हुआ कि आर्मी जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी रोमन एम्पायर की, उसमें सेनेट वाले घुस ही नहीं सकते, पर उसमें ये न्यू एलाइट के लोग जा सकते थे। दिस प्रिवेंटेड द सेनेटर्स फ्रॉम कंट्रोलिंग द एम्पायर। और इससे सेनेटर्स की पावर और ज्यादा वीक हो गई। और सेनेट को वीक उन्हें क्यों करना था, जिससे एम्पर स्ट्रांग रहे। सेनेट स्ट्रांग होगी तो सेनेट का फायदा। एम्पर को कब स्ट्रांग होगा वो, जब सेनेट स्ट्रांग ना हो। सेनेट कैसे स्ट्रांग होगी, जब उसके पास आर्मी का रोल नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड पावर किसके पास है, आर्मी के पास है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके यहाँ चेंजेस क्या हुए। पहले तो इटली का ही बोलबाला चलता था ना, वहीं से सारे सेनेटोरियल क्लास थी, वहीं से मिलिट्री के कमांडर जा रहे थे। अब चीजें बदल रही थी। अब जो प्रोविंसेस थी इनकी, इन द लेट फर्स्ट सेकेंड एंड द अर्ली थर्ड सेंचुरी, मोर आर्मी ऑफिसर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केम फ्रॉम द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस से आ रहे थे। इन द लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तो अच्छा रिपीट ही हो गई लाइन। रोमन सिटीजनशिप स्प्रेड टू द प्रोविंसेस एंड वाज नॉट लिमिटेड टू इटली। दूसरा इन्होंने क्या रूल लगाया, पहले ये होता था कि रोमन सिटीजन होने की जो है एक सिटीजनशिप का टैग, जैसे आप इंडिया के सिटीजन कब हो, जब आप इंडिया में पैदा हुए हो या इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको किसी बेसिस पे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी, तभी हम इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। अब पहले क्या था, जो इटली के लोग थे उन्हीं को रोमन सिटीजनशिप मिलती थी। इन्होंने वो लॉ भी चेंज कर दिया। अब इन्होंने कहा जो प्रोविंसेस के लोग हैं, जब ताइवर किंगडम्स थे ये प्रोविंसेस, ये लोग भी रोमन एम्पायर के ही लोग हैं, ये भी रोमन सिटीजन है, ठीक है। तो जैसे ही इन्हें रोमन सिटीजनशिप मिली, प्रोविंसेस के लोग और स्ट्रांग हो गए। एट फर्स्ट द सेनेट वाज मेनली कंट्रोल्ड बाय इटालियंस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टिंग में इटालियंस ही सेनेट को कंट्रोल करते थे। सेनेट को तुम एक गवर्नमेंट की तरह मानो, ठीक है। अगर राजा भी कुछ कह रहा है करने के लिए तो वो काम कौन करेगा। जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ पे इस समय पे, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तुम सोचो एक राजा है और वो रूल दे रहा है इन सब चीजों को चलने के लिए, तो काम तो उन्होंने ही करना है। तो सेनेट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब उस सेनेट के अंदर क्या हुआ, पहले तो इटालियंस का ही कंट्रोल था, बट बाय द थर्ड सेंचुरी पीपल फ्रॉम द प्रोविंसेस बिकेम द मेजोरिटी इन द सेनेट। तभी थर्ड सेंचुरी के बाद ये पीरियड को क्या बोला है, लेटर एम्पायर। अब तीसरी सदी में क्या होने लगा
कि यहाँ पे सेनेट के लोग प्रोविंसेस से ज़्यादा आने लगे, इटली की पावर कम होने लगी. दिस शोड द डिक्लाइन ऑफ इटली एंड द राइज ऑफ पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स. रिच एंड डेवलप्ड रीजन जैसे कि सदर्न स्पेन, अफ्रीका, ईस्ट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. अब खाली इटली पे ही जोर नहीं दिया जाता था, बाकी एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. अ रोमन सिटी हैड इट्स ओन ऑफिशियल, अगर एक रोम की सिटी है तो उसके पास अपना एक ऑफिसर होगा, सिटी की काउंसिल होगी और नियर बाय विलेजेस होंगे. जैसे आजकल सिस्टम होता है ना कि म्यूनसिपैलिटी भी है, विलेजेस भी हैं, मेयर भी है, कुछ वैसा सिस्टम आप मानो. द एम्परर कुड प्रमोट अ विलेज इनटू अ सिटी और रिड्यूस इट्स स्टेटस. अब एम्परर के हाथ में एक होती थी पावर. अगर उसे किसी शहर से बहुत फायदा मिल रहा हो, उस शहर के ऑफिसर से वो खुश हो, तो उसको वो शहर रहने देता था. बट अगर उसे वहां से फायदा ना हो रहा हो तो वो उसको विलेज के दर्जे पे गिरा देता था. उससे उसके जो वो शहर है वहाँ के लोगों के हाथ से पावर्स गई, उनका नुकसान हुआ. और अगर कोई विलेज ऐसा है जो बहुत टैक्स दे रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एम्परर के हाथ में कि वो उसको शहर का दर्जा दे दे. तो ये चेंजेस होते रहते थे. पीपल लिविंग इन द सिटीज गॉट बेटर फूड सप्लाईज ड्यूरिंग फेमाइन देन पीपल लिविंग इन विलेजेस. और शहर में रहने का फायदा ये था कि अगर आप शहर में रहते हो और अगर अकाल पड़ गया, फेमाइन पड़ गई, तो शहर के लोगों को खाना जल्दी मिलता था एज कम्पेयर टू गाँव के लोग. ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को ये जो है बाहर से खरीदा करते थे, तो शहर के लोगों को फायदा जल्दी मिलता था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पब्लिक बाथ्स इनके बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स थे. इन्हें बहुत शौक था भैया नहाने का. बड़े बड़े बाथ्स बने होते थे, वहां जाके बैठ के ये एंजॉय करते थे. जैसे अभी टर्की में हमाम्स होते हैं, ये सब कल्चर है ना, वो सब इनके यहाँ बहुत चलता था. तो पब्लिक बाथ्स वर अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ. एंड ईरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस पब्लिक बाथ्स इन ईरान. और इनको देखकर ही, ये रोमन एम्पायर के बड़े बड़े बाथ्स को देखकर ईरान के एक रूलर ने ईरान के अंदर भी पब्लिक बाथ्स को इंट्रोड्यूस करा. द क्लर्जी अपोज देम बिकॉज वाटर वर कंसिडर्ड सेक्रेड. अब जो क्लर्जी क्लास होती थी, चर्च के क्लर्जी जो आप मानो, जो अपर क्लास होती है, सबसे अपर क्लास क्लर्जी क्लास, उन्हें पसंद नहीं था. वो कहते थे वाटर तो एक सीक्रेट चीज है, उसका तुमने ऐसे पूल बना के वो सब 10 लोग उसमें नहा रहे हैं, ये गलत है, मिसयूज है ये. दे बिलीव्ड यूजिंग वाटर फॉर पब्लिक बाथिंग वाज डेजर्ट, बहुत गलत चीज है ये. ठीक है, रोमन सिटीज ऑफर्ड अ हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट. इनके बहुत एंटरटेनमेंट ही होते थे, शोज चलते थे 176 डेज ऑफ द ईयर. सर्कस, थिएटर शोज, एम्फी थिएटर्स में चलते ही रहते थे. मौज मस्ती बहुत करते थे ये रोमन एम्पायर के लोग. तो समझ में आ गया इतना आपको? अब हम आगे चलेंगे. द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. क्यों मैंने कहा थर्ड के बाद को लेट एम्पायर कहते हैं, थर्ड से फर्स्ट उसको पहले वाले को हम अर्ली कहते हैं. क्यों? क्योंकि थर्ड के बाद इनके यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी, क्राइसिस होने लगे, टुकड़े होने लगे. ये जो बड़े बड़े एम्पायर इनके साथ रह के खुश रहते थे, उन्होंने कहा हम क्यों रहे इसके साथ, हम अपना राजा अपने आप किंगडम बना लेते हैं. तो ये अब टूटने लग गया. जो इतना बड़ा रोमन एम्पायर था वो छोटा होना शुरू हो जाएगा. इसलिए इसको हमने कहा द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. लेट्स स्टडी. If the first and second centuries were by and large period of peace, first और second century peace का period था, prosperity का और economic expansion का, the third century brought the major signals of internal strain. थर्ड सेंचुरी से इन्हें सिग्नल मिले कि इंटरनली कुछ बिगड़ रहा है. और मिले तो सही, प्रोविंसेस को पावर चली गई, इटली के जो लोग थे उनकी पावर कम हो गई, बहुत सारी चीजें हो ही रही थी. From the 230s, the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. इनके आसपास की जगहों में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी. अब इस समय पे ईरान में एक न्यू और एक बहुत ही अग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज होती है. कब? 225 सीई की बात हो रही है. ये कौन सी सदी की? 225वीं सदी की. कौन सी डायनेस्टी थी ये? इनका नाम था ससानियन. और ये इतने पावरफुल थे कि ऐसा कहा जाता है विद इन जस्ट 15 ईयर्स दे वर एक्सपैंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स. 15 साल के अंदर इन्होंने बहुत अपने आप को आगे बढ़ा लिया. इन अ फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन, एक रॉक की इंस्क्रिप्शन हमें मिली कटी हुई, उसमें हमें पता चला कि ससानियन एक लीडर थे जिनका नाम था शाहपुर वन. वो एक ईरान के रूलर थे. उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अनितोच के अंदर रोमन आर्मी के 60,000 सोल्जर्स को जो है अपने कब्जे में ले लिया है. तो इन्होंने एनितोच तक पे कब्जा जमाने की कोशिश की थी. तो अब दूसरा वाला जो पड़ोसी था ना इनका, वो पावरफुल हो रहा था. और पड़ोसी पावरफुल क्यों हो गए? जब अपने घर में मसले चल रहे होंगे तो इनके अपने घर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, पावर स्ट्रगल शिफ्ट हो रहा था, तो इसलिए ऐसा हुआ. चलो आगे बढ़ते हैं हम. तो एक तो दिक्कत इन्हें बराबर वाला जो इधर वाला पड़ोसी था ससानियन, उनसे हुई. और दिक्कतें कहाँ से हुई? मीनवाइल अ होल सीरीज ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स. अब इनके ऊपर की साइड जर्मन जर्मन लोग रहते थे ना, वहाँ की ट्राइब्स थी जो रैदर बहुत ही ज्यादा आप कहो कि ब्रूटल हुआ करती होंगी. ठीक है, फ्रैंक्स, गॉथ्स और आर्मेनिया, इन्होंने भी इनके ऊपर हमला करने शुरू कर दिया. बिगैन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डानुबे फ्रंटियर्स. and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasion of whole line of provinces.
अलग अलग प्रोविंसेस के लोगों ने कहा हमें इनके साथ नहीं रहना और इन पे कब्जे हो रहे थे। दैट स्ट्रेच फ्रॉम द ब्लैक सी टू एल्प्स एंड सदर्न जर्मनी। तो इस एरियाज में भी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैनूबे। तो डैनूबे रिवर के आगे जो टेरिटरीज इन्होंने कब्जा रखी थी, जो इनके डिपेंडेंट किंगडम्स थे, जो इनके क्लाइंट्स थे, वो सब इन्होंने छोड़ने शुरू कर दिए। While the emperor of this period were constantly in the field against what Romans called the barbarians। और इनके आगे बेचारे जो एम्पर थे ना, अपने गद्दी पे बैठने की जगह हर समय बैटल के ग्राउंड में ही होते थे। क्यों, कभी कोई हमला करे, कभी कोई हमला करे, तो राजा तो जाएगा लड़ने के लिए। और ये जितने भी लोग इन पे हमला करते थे उनको कहते थे बारबेरियंस। बारबेरियंस मतलब होता है जंगली। आजकल हम बारबेरियन कहते हैं उसको जो जंगली। उस जमाने में बारबेरियन मतलब क्या था, जो लोग रोमन नहीं थे, वो हर एक रोमन इंसान जो नहीं है उसको ये लोग बारबेरियन कहते थे। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द थर्ड सेंचुरी। और ऊपर थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ, एक से मतलब थर्ड सेंचुरी के अंदर ही, थर्ड सेंचुरी में 100 साल का पीरियड जो ये था, 25 एम्परर बदल गए थे इन 47 ईयर्स। 50 साल में 25 एम्परर्स इनके बदल गए थे। कुछ मर गए, कुछ को हटा दिया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। तभी इस चीज को क्या बोला गया, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। ये एक ऑब्वियस सिस्टम है इनके बीच में प्रॉब्लम्स होने का। तो एक तो ससानियन इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, उधर से जर्मेनिक ट्राइब्स ने कब्जा करने शुरू कर दिया, ऊपर से जो इनके कब्जे में कुछ जगहें थी उन्होंने विरोध करा, और इनका अपना भी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं थी। 50 साल में 25 राजा बदल गए। इस वजह से इस पीरियड को, थर्ड सेंचुरी को, हमने क्या कहा कि ये बहुत ही क्राइसिस वाला पीरियड था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। जो बहुत टिपिकल चीज़ें हैं ना, वो मैंने सीधा एनसीईआरटी से आपको पढ़ा दी हैं। जो सिंपल समझ सकते हो वो मैंने अपने नोट से पढ़ाई है। अब हम आगे चलते हैं कि रोमन एम्पायर की फैमिलीज कैसी होती थी, लोग कैसे रहते थे, खाते पीते क्या थे, लिटरेसी कैसी थी, पढ़े लिखे थे या नहीं थे। तो अब रोमन एम्पायर में अच्छा खासा सिस्टम था न्यूक्लियर फैमिलीज का। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आप कहते हो ना, मॉडर्न वर्ल्ड जैसा सिस्टम था। एडल्ट सन्स एंड ब्रदर्स यूजली सेपरेट हाउस में रहते थे, यानी कि अगर लड़के की शादी हो गई तो वो अलग घर लेगा, अपने बच्चों के साथ वहाँ रहेगा, मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगा। अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई अलग अलग घर लेंगे अपने, और अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज में रहेंगे। स्लेव्स उनकी फैमिली का मेंबर ही माना जाता था। सबके पास अपने मजदूर होते थे, स्लेव्स होते थे, जो उनके घर में ही रहते थे और उनका ही काम करेंगे। लेट रिपब्लिक में वाइव्स डिड नॉट कम अंडर द हस्बैंड्स अथॉरिटी। अब लेट रिपब्लिक जैसे शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया औरतों को बहुत हक मिलता था, तो अब लेडीज को हक मिलने शुरू हुए कि एक औरत अपने आदमी की, मतलब अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन कैप्स राइट ओवर देयर फादर्स प्रॉपर्टी। और दूसरा, इंडिया में भी अब जाके मिला कि जो वो है, जो एक लड़की है, उसके अपने फादर की प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना उसके भाई का है। ये चीज उनके यहाँ तब से थी, दैट जो गर्ल है वो इवन आफ्टर मैरिज अपने फादर की प्रॉपर्टी पे जो है हक रख सकती है। आफ्टर देयर फादर्स डेथ वुमेन बिकेम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर्स। ठीक है, रोमन वुमेन हैड कंसिडरेबल लीगल राइट्स टू ओन एंड मैनेज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीद भी सकती थी रोमन एम्पायर की वुमेन, जिसपे पैसे है वो प्रॉपर्टी खरीद ले। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसपास के एरियाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। इवन ब्रिटिश एम्पायर में भी नहीं होता था, वोटिंग राइट्स तक नहीं मिलते थे। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। प्रॉपर्टी तो अगर आप बात करो फ्रांस में और बाकी जगहों में, जब ये किंगडम्स थे, कि खाली कुछ एरिस्टोक्रेसी को ही प्रॉपर्टी रखना अलाउड था, नॉर्मल लोग, लड़कों को ही अलाउड नहीं था। इनके यहाँ कोई भी हो, वुमेन हो, कोई क्लास सिस्टम नहीं था, वो प्रॉपर्टी रख सकती थी। हस्बैंड एंड वाइफ्स वर सेपरेट एंड लीगल फाइनेंशियल एंटिटीज। हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग एंटिटीज थी, उसका पैसा उसका, लड़के का पैसा लड़के का, वाइफ का पैसा वाइफ का, ऐसे होता था। डाइवोर्स बहुत ही ईजी होता था इनके यहाँ पे, एंड कुड बी स्टार्टेड बाय ईदर हस्बैंड और वाइफ। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, एक ने भी अगर कह दिया नोटिस देके दैट डिवोर्स है तो हो जाता था। ऐसा सिस्टम था रोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मैरिजेस में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेन की मैरिज होती थी लेट 20s और 30s के अंदर, और लड़कियों की मैरिज हो जाती थी टीन्स में, यानी कि 14 15 16 17 18 19 या अर्ली 20s में। ठीक है, तो मैरिजेस जनरली अरेंज मैरिज ही होती थी। एंड ये हमें पढ़ने को मिला कि इनके यहाँ पे भी क्या होता था, डोमिनेटिंग हस्बैंड ही होता था, चाहे राइट्स मिल गए वुमेन को, बट तब भी हस्बैंड डोमिनेटिंग होता था। एक बहुत बड़े सेंट है जिनका नाम है ऑगस्टाइन। उन्होंने लिखा था कि उनके जो फादर थे उनकी मदर को मारा करते थे, और उनकी शहर की जितनी भी औरतें थी उनके हाथ पे निशान होते थे पिटे हुए, कि उनको ब्रूजेस हैं, कि उनके हस्बैंड्स भी उन्हें मारा करते थे। और जो फादर होते थे उन पे बहुत राइट होता था, वो बच्चों के साथ कुछ भी करें। मतलब उसे मार रहा है अगर कोई फादर अपने बेटे को, तो कोई गलत बात नहीं मानी जाती थी, जैसे उनका हक हो उसके ऊपर। और फादर्स चाहे तो अपने बच्चे को एक्सपोज भी कर सकते थे, जैसे कि बेदखल कर दे, जैसे उसका बेटा उसे पसंद नहीं आ रहा तो उसे बाहर छोड़ दे, वो कि मेरे को इनसे नहीं पालना। वो सड़कों पे बाहर बैठे बैठे जो है ठंड में भूख से मर भी जाते थे।
तो फादर हैड दिस राइट कि वो अपने बेटे के साथ कुछ भी करे, उसे बेच दे या बच्चे के साथ कोई सा भी बच्चा है वो, या उसे एक्सपोज कर दे। तो फादर इवन हैड द लीगल पावर टू एक्सपोज अनवांटेड चिल्ड्रन लीविंग देम टू डाई। तो ऐसा भी फादर लोग किया करते थे इनके यहाँ पे, क्योंकि फादर के ऊपर पास ही अथॉरिटी थी बच्चे की। जब तक वो एडल्ट नहीं होता, वो किसकी प्रॉपर्टी है? अपने फादर की प्रॉपर्टी है। आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लिटरेसी की। लिटरेसी मतलब होता है पढ़ना लिखने की। तो लिटरेसी रेट डिफरेंट था। जैसे पॉम्पी एक इनका शहर है, वहाँ बहुत ही हाई कैजुअल लिटरेसी, हर बंदा पढ़ा लिखा है वहाँ पे। उनके स्ट्रीट में एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिटीज दीवारों के ऊपर, जैसे आजकल आप सरफ साबुन का ऐड देखते हो, या कुछ सर्कस की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें बनी होती थी, कोई स्लोगन लिखा है। पॉम्पी में हमें बहुत ज्यादा लिटरेसी मिली है। इजिप्ट में हमें लिटरेसी नहीं मिली। इजिप्ट में ज्यादातर ना फार्मर्स रहा करते थे, एग्रीकल्चर लेबर्स। तो इनके यहाँ पे जब रोमन एम्पायर के अंडर में आता था इजिप्ट, ये तब की बात है, इजिप्शियन डायनेस्टी के टाइम की बात नहीं है। तब जो है ऐसा बताया गया कि जो स्क्राइब्स होते थे, प्रोफेशनल लिखने के लोग, जो मेसोपोटामिया में हमने पढ़ते, स्क्राइब्स कौन? जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, वो ही पढ़ने लिखने का काम करते थे। और वो लिखते थे कि फलाने को पढ़ना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, ये आर्मी का सोल्जर, इसे तब भी पढ़ना नहीं आता, ऐसे। Soldiers, army officer and state managers had higher literacy than ordinary people. But यूजुअली अगर देखा जाए तो सोल्जर्स, आर्मी के ऑफिसर और स्टेट के मैनेजर्स हाईली लिटरेट होते थे, यानी कि पढ़े लिखे होते थे। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। लैंग्वेजेस ऑफ द रोमन एम्पायर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये बहुत ही कल्चरली डिफरेंट एम्पायर है। तो आप देखो कितनी लैंग्वेजेस है इनके यहाँ पे, ठीक है। चलो, और लैंग्वेज होंगी भी क्यों नहीं, आज के ज़माने में ये अलग अलग देश हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग फ्लैग हैं इनके। तब इन सब पे कब्जा कर रखा था, और एक ही था रोमन एम्पायर। द रोमन एम्पायर हैड अ ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटीज। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड लोकल डेटीज। अलग अलग भगवान जियों की पूजा, अलग अलग रीजन, अलग अलग रिलीजन, ये सब होता था। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन अक्रॉस द एम्पायर। अलग ड्रेस, अलग फूड, अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सेटलमेंट पैटर्न था इनका। अब अरामिक वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ द नियर ईस्ट। अरेमिक लैंग्वेज कौन सी है? वो जो आपका 11th का चैप्टर है ना, वो दोनों आर्मेनिया के बच्चे हैं, दोनों कौन से है? मुराद और वो एरम, वो यही तो है, अरामिक लैंग्वेज ही बोलते हैं वो दोनों भी, ठीक है। कॉप्टिक वॉज इन इजिप्ट। कॉप्टिक इजिप्ट में बोली जाती थी, इसे लिखो, लर्न करोगे, मेरे नोट्स में से लर्न कर लेना। प्यूनिक एंड बेरबर वर स्पोकन इन द नॉर्थ अफ्रीका। प्यूनिक और बेरबर नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सेल्टिक स्पेन में बोली जाती थी, और नॉर्थ वेस्ट में। मैनी लैंग्वेजेस वर ओनली स्पोकन नॉट रिटन। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी जो सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। आर्मेनिया began to be written in the 5th century। और ये जो आर्मेनिया लैंग्वेज थी, आर्मेनियन, ये 5th सेंचुरी से लिखनी शुरू हुई, उससे पहले बस बोली जाती थी। द कॉप्टिक बाइबल अपीयर्ड बाय द मिड 3rd सेंचुरी। तो कॉप्टिक लैंग्वेज में बाइबल 3rd सेंचुरी में ही आ चुकी थी। द स्प्रेड ऑफ लैटिन रिप्लेस द रिटन यूज ऑफ सेल्टिक आफ्टर द 1st सेंचुरी। तो पहले एक लैंग्वेज बहुत चलती थी इनके यहाँ पर, सेल्टिक, बट उस सेल्टिक को लैटिन लैंग्वेज रिप्लेस कर देती है। तो समझ में आ गया इनकी लैंग्वेजेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रोमन एम्पायर की इकोनॉमी जानेंगे। तो रोमन एम्पायर की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी बहुत ज़्यादा, और जो है कोई कहने की बात तो ये है नहीं। इनके यहाँ पे हर चीज़ थी। हार्बर, यानी कि जहाँ पे पोर्ट है, शिप के थ्रू भी, बोट्स के थ्रू भी ये लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे। माइंस भी थी इनके यहाँ, क्वेरीज भी थी, ब्रिक यार्ड यानी कि ईंट के भट्टे भी थे, और बहुत बड़ी बड़ी ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी। आज के ज़माने में भी इन जगहों का ऑलिव ऑयल बहुत फेमस है, इटली का, स्पेन का, तो ये तब से है। व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। बहुत बेचा करते थे व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। दीज प्रोडक्ट्स मेनली केम फ्रॉम स्पेन, गॉल, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड इटली। वाइन और ऑलिव ऑयल थे जो ट्रांसपोर्ट करते थे, ये एक कहो आप, एक मटके से में, लंबे से सुराही टाइप का, जिसको कहते थे एम्फोरे। आर्कियोलॉजिस्ट ने एम्फोरे को स्टडी करा अलग अलग जगहों से, और देखा कि ये भैया कितनी जगहों पे ट्रेड करते थे। इवन हर जगह पे इनका एम्फोरी मिला है, हर जगह पे, ठीक है। तो रोम के अंदर कंटेन्स रिमेन्स ऑफ ओवर 50 मिलियन एम्फोरी। तो भैया रोम के अंदर ही अगर हम देखें ना, जो आज के समय का रोम है, आप जो अभी रोम है, ठीक है, वो वहाँ पे हमें 50 मिलियन एम्फोरी मिले हैं, ठीक है जी। अब जो एक एम्फोरे था, उसका एक स्पेशल नाम था जिसमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल जाता था, जिसका नाम है ड्रेसल 20। तो ये आपको शायद मैंने पीछे लगाया है इसमें फोटो के अंदर, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आगे दिखा दूंगी कि कैसा होता था। ये मटका सा होता था, लंबा सा। तो स्पेनिश ऑयल जो था ना, ऑलिव ऑयल, वो बहुत ही ज़्यादा एक इनका हिट प्रोडक्ट बन चुका था, हर जगह बिकता था ये। और 140 से 160 सीई में, यानी कि जो 1st सेंचुरी थी, उसमें बहुत मशहूर हो गया। तो ड्रेसल 20 नाम के कंटेनर में ये जो है बेचा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट यूज एम्फोरे रिमेन्स टू स्टडी द ट्रेड। और इस एम्फोरे, इस मटके की ट्रेड से हम
इस मटके के जगहों से हम इन पूरा का पूरा ये इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम समझ पाते थे कि भैया ये ईरान में भी मिल गया, ये हर जगहों पे मिल रहा है, आपको पड़ा हुआ, तो मतलब ये इतनी जगहों से ट्रेड करते थे। स्पेनिश प्रोड्यूसर डिफीटेड द इटालियन कॉम्पिटिटर्स, इन्होंने स्पेनिश वालों ने इतना बड़ी ऑयल बनाया कि इटली वालों को हरा दिया था बाय सेलिंग द बेटर क्वालिटी, और वो भी लोअर प्राइसेस पे। लेटर नॉर्थ अफ्रीका बिकेम द मेन ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर, फिर स्पेन को किसने हराया? नॉर्थ अफ्रीका ने। आफ्टर 425 सीई यानी कि 4th सेंचुरी के बाद में, आफ्टर द 4th सेंचुरी 425 सीई द ईस्टर्न रीजन्स बिकेम मोर मेजर एक्सपोर्टर्स, ईस्टर्न रीजन से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। ट्रेड सक्सेस डिपेंड ऑन क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रेड किस पे सक्सेसफुल था कि क्वालिटी किसकी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट किसका जल्दी हो रहा है, ठीक है ये। सम पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर वर नॉट हाईली डेवलप्ड, अब ऐसा भी था कि कुछ पार्ट्स ऐसे थे रोमन एम्पायर के जो डेवलप नहीं थे। सम पार्ट्स जो थे वो कौन कौन से थे? जैसे न्यूमीडिया जो आज के अल्जीरिया में है, पीपल फॉलो द ट्रांसह्यूमेंस, यहाँ पे लोग ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते थे, मतलब बंजारे रहते थे। उनका घर होता था कि वो पहाड़ों से उतर के सर्दियों में आ जाते थे प्लेन्स पे, वहाँ अपना कामकाज करेंगे, अनाज वगैरह खाएंगे, उनकी जो बकरियां वगैरह है चरवाहा करेंगे वो सब, और जब उनका सही मौसम होता था तो वो पहाड़ों पे चले जाते थे, ठीक है। दीज पेस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक पीपल ऑफन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस, दे कैरिड देयर ओवन शेप्ड हट्स कॉल्ड मपालिया विद देम, तो इनकी एक ओवन शेप की हट होती थी, ये उसको अपने साथ लेके चलते थे, बैलगाड़ियों के ऊपर अपने घर लेके रखते थे, ठीक है। एज रोमन एस्टेट्स ग्रू द ग्रेजिंग लैंड्स डिक्रीज, अब जैसे जैसे रोमन एस्टेट्स बनने लग गई तो ग्रेजिंग लैंड्स कम होने लगे, सबने जमीनों पे हक जमा लिया अपना। देयर मूवमेंट्स वर मोर कंट्रोल बाय रोमन अथॉरिटीज, तो तब ये जो लोग ट्रांसह्यूमेंस भी करते थे उनको भी रोमन से पूछ के करना पड़ता था। नदर्न स्पेन वॉज ऑल्सो लेस डेवलप, तो नदर्न एरिया स्पेन का वो भी लेस डेवलप था। यहाँ पे सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्स रहते थे हिल टॉप विलेजेस में, जिसको कहा जाता था कैसल्स, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। रोमन एम्पायर हैड मेनी फर्टाइल एंड वेल्दी रीजन्स ऑल्सो, बहुत सारे फर्टाइल रीजन भी थे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, जैसे कंपानिया, सिसिली, फाइम, ग्ले, बाइजियम, ठीक है, अलग अलग जगहें थी। कंपानिया में बेस्ट वाइन प्रोड्यूस होती थी, सिसिली और बाइजियम में जो है वीट होता था, गैलीली में होता था कल्टीवेटेड रीजन बहुत ज़्यादा, स्पेनिश ऑलिव ऑयल आता था अलग अलग जगहों से, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे एरियाज ऐसे भी थे जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता था। अब आगे बढ़ते हैं। रोमन इकोनॉमी बहुत एडवांस थी, प्रिमिटिव नहीं थी। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग पुराने ज़माने के सिस्टम यूज़ करते होंगे, नहीं, इनके पास वाटर ड्रिवन पावर लिफ्ट्स भी थी, जैसे अगर माइनिंग करनी है तो माइनिंग करते समय जो वो माइनिंग्स के लिए लिफ्ट्स होती हैं तो वो वाटर ड्रिवन थी, ठीक है। और साथ ही के साथ में वाटर ड्रिवन मिल्स भी थे, जो आटे की चक्की होती है वो सब चीज़ें होती हैं, वो वाटर ड्रिवन थी, इतनी टेक्नोलॉजी इनकी हाई थी। हाइड्रोलिक माइनिंग भी करते थे ये गोल्ड और सिल्वर की। स्पेनिश माइंस वर्कड ऑन अ लार्ज स्केल, स्पेनिश माइन जिनसे ये सोना और चांदी तो ये इतना निकालते थे क्योंकि इनकी जो करेंसी थी वो सोने चांदी की ही बनी हुई थी। दे हैड ट्रेड सिस्टम भी था, बैंक्स भी थे इनके यहाँ पे, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी भी था। दिस शो दैट स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोमन इकोनॉमी, तो इनके यहाँ पे रोमन इकोनॉमी बहुत डेवलप थी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंट्रोलिंग वर्कर्स, फोटो में आप देख ही सकते हो कि कैसे बांध रखा है, ये मजदूर हैं, ठीक है, जो मतलब बंधक है एक तरीके से, इनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, इनके लिए ही काम करना है अपने मालिक के लिए, स्लेव हैं ये। तो स्लेव इनको, हाँ हिंदी में स्लेव को गुलाम कहते हैं, गुलाम। तो स्लेवरी वॉज कॉमन इन द एंशिएंट मेडिटेरेनियन एंड नियर ईस्ट में गुलाम बहुत कॉमन था। इवन क्रिश्चियनिटी के स्टार्ट होने के बाद भी स्लेवरी एंड नहीं हुई थी। स्लेव डिड नॉट डू ऑल द वर्क इन द रोमन इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है कि हर काम रोमन इकोनॉमी में स्लेव ही करते थे। स्लेवरी वॉज मोर कॉमन इन द रिपब्लिकन इटली, स्लेवरी ज्यादा कॉमन कहाँ थी? जब रिपब्लिक का रूल चलता था ना, पुराना जमाने वाला रूल, जब ये एम्परर प्रिंसिपेट नहीं होता था, उस जमाने में इटली में स्लेव चलते थे। अंडर ऑगस्टस इटली हैड अबाउट 3 मिलियन स्लेव, तो ज्यादातर स्लेव लेबर इटली में ही होता था। और ऑगस्टस के रूल में, ऑगस्टस मतलब जो फर्स्ट राजा बना था, उसके रूल में इटली के अंदर 3 मिलियन स्लेव्स थे। स्लेव वर ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, स्लेव कोई आपका कोई वो नहीं था, वो जैसे तुमने कोई घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा माना जाता था स्लेव को, क्योंकि उसे बेच भी तो सकते हो, तुमने 10,000 का आज गुलाम खरीदा तो उसको कल को बेच सकते हो, ठीक है, ऐसा होता था। लैंड ओनर यूज स्लेव्स आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, अब किसी लैंड ओनर ने, जिसका खेत है, अपना इतना बड़ा लैंड है, एक जमींदार ने अगर स्लेव खरीदे हैं, तो पहले वो कॉस्ट लगाता था कि इन्हें घर में रखूंगा, इन्हें खाना खिलाऊंगा, इन्हें पानी दूंगा, वो सब खर्चा किसका है? लैंड ओनर का है। उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, बट उन्हें अपने घर में रख के खाना तो दोगे ना काम कराने के लिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके ये लोग स्लेव्स रखा करते थे।
सम अपर क्लास रोमन्स ट्रीटेड स्लेव्स क्रूअली, और बहुत बातें ऐसी हैं कि अपर क्लास रोमन जो थे स्लेव्स को बहुत क्रूअली ट्रीट करते थे, बदतमीजी करते थे। ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे ना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपर क्लास नहीं है, नॉर्मल लोग जिंदगी जो जी रहे हैं अपनी, बहुत अंधा पैसा जिन पे नहीं है, वो लोग स्लेव्स को बहुत सिंपैथी दिखाते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा, आप कहो कि क्रूअल होती थी। चलो आगे पढ़ते हैं। स्लेवरी, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। रोमन एग्रीकल्चरल राइटर फोकस्ड ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लेबर। अब जितने भी रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स होते थे, वो लिखा करते थे कि भाई ये स्लेव्स को, लेबर्स को ढंग से यूज कैसे करना है। कॉलमेला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ये एडवाइस करते थे जमींदारों को कि वो एक्स्ट्रा टूल्स और इक्विपमेंट रखे अपने आसपास में, कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया हल नहीं मिल रहा तो वो खाली बैठ जाए तुम्हारा स्लेव, तो ये तुम्हारा नुकसान है। तो तुम हर चीज 3-4 टाइप में रखो, कि वो खाली ना बैठ पाए एक समय पे भी, कि उससे तुम्हारा नुकसान होगा। सारे टूल्स वगैरह साथ में रखो, जिससे इकोनॉमी बढ़े और तुम उससे ज्यादा काम करा पाओ। ही बिलीव लॉस ऑफ स्लेव वर्किंग टाइम वॉज मोर कॉस्टली देन टूल्स। वो कहते हैं टूल्स 2 रख लो, हल 2 रख लो, कुल्हाड़ी 2 रख लो, उसका जो टाइम वेस्ट होगा, जो वो टूट गया, वो ज्यादा होगा महंगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स बिलीव सुपरविजन वॉज नेसेसरी फॉर वर्कर्स एंड स्लेव। दूसरा ये कहते थे, ये जो स्लेव्स होते हैं ना, काम वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर निगरानी करनी जरूरी है, कि तुम्हारी नजर हटी और इन्होंने टाइम पास करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए इन पे नजर रखनी है। तो इनको गैंग्स में वर्क कराते थे। 10 को इकट्ठा वर्क कराओ, एक को अकेला काम मत दो, कि अगर कोई खाली बैठा तो दिखेगा बाकी 8 काम कर रहे हैं, इन दोनों मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। रील शॉट तो नहीं चलाएंगे, वो पता नहीं क्या करते होंगे, खाली बैठ जाते होंगे, ठीक है जी। चलो, वर्कर वर ऑफर ऑर्गेनाइज इनटू स्मॉल ग्रुप्स और गैंग्स। कॉलमेरा सजेस्टेड ग्रुप्स ऑफ 10 वर्कर्स फॉर बेटर सुपरविजन, कि 10-10 के वो बना दो और एक सुपरवाइजर रख दो, जो काम नहीं करेगा उसे पीटो फिर, ठीक है। अब प्लाइनी द एल्डर, एक बहुत फेमस राइटर हैं ये, इन्होंने क्रिटिसाइज करा था स्लेव गैंग्स को। क्यों? क्योंकि ये काफी ड्रैकोनियन है, लिखा है बुक के अंदर, कि काफी डरावना है, कि ये स्लेव्स के पैरों पे चेन बांध देते थे, बेड़ियां, 10 का ऐसे ब्रेसलेट के साथ में चेन बांध देते थे, कि 10 को इकट्ठा काम करना है, एक की भी स्पीड कम हुई तो सारे गिर जाएंगे। तो ऐसे बांध के उनको काम करवाया जाता था, कि उनका टाइम इज मनी ना, ये पता था इनको, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेबर कंट्रोल इन रोम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एलेक्जेंड्रिया के अंदर, एलेक्जेंड्रिया इनकी एक शहर है, यहाँ पे ये फ्रैंकिंसेंस की फैक्ट्रीज होती थी, अगरबत्ती जैसी होती है ना आजकल, तो ऐसे ही रीड प्लांट से ये बहुत ही परफ्यूम और इंसेंस, वो लोग खुशबू का बहुत शौक था घर में, तो ये वो परफ्यूम्स इंसेंसिक्स बनाते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे और उनको बहुत हेविली सुपरवाइज करा जाता था। उनको सील्ड एप्रन पहनने पड़ते थे, मास्क लगाना पड़ता था कि वो कुछ भी वो ना हो, कंटामिनेशन ना हो, नेट्स पहनने पड़ते थे, एंड वो चेक बिफोर लीविंग, नेट्स की उनके बाल वाल ना गिर जाए, क्लीनलीनेस का भी ध्यान होता था। जैसे आजकल फैक्ट्रियों में जो सिस्टम यूज होता है, ये सब वहाँ रोमन एम्पायर से लिया गया, तब से चलता आ रहा है ये। और जब वो बाहर निकलते थे तो उनके कपड़े उतरवा के उन्हें चेक करा जाता था, कि कहीं उन्होंने कोई परफ्यूम या कोई इंपॉर्टेंट चीज चोरी तो नहीं कर ली है। अब बात हो गई है वर्कर्स की, फैक्ट्री के वर्करों की। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर लेबर्स के ऊपर। स्लेव तो अलग हो गए ना, स्लेव को तो जो काम भाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैनी इजिप्शियन पीजेंट लेफ्ट विलेजेस टू अवॉइड एग्रीकल्चर वर्कर। तो जो पीजेंट्स होते थे वो इजिप्ट छोड़ के भाग गए, क्योंकि इतना काम करना पड़ता था उन्हें खेतों के ऊपर। सम वर्कर्स वर ब्रांडेड टू प्रिवेंट द एस्केप। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, वर्कर्स को ब्रांड करना शुरू कर दिया। ब्रांड मतलब गरम लोहा लेके उस पर मोहर लगा दी, कि अगर वो भाग के कहीं गया है तो देख के पहचान हो जाएगी कि ये तो भगोड़ा है, ये उसके खेत पे से भाग के आया है, ठीक है। पुअर फैमिलीज ऑफन एंटर्ड डेब्ट बॉन्डेज टू सर्वाइव। अब गरीब लोग होते थे, वो कर्ज ले लेते थे, कर्जे के अंदर डूब जाते थे, और उसमें फिर वो लोग क्या करते थे, उनके लिए फ्री में काम करते रहते थे जब तक कर्जा खत्म ना हो। सम पेरेंट्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर 25 ईयर। कई लोगों पे इतना कर्ज होता था कि अपने बच्चों को स्लेव बना के बेच देते थे, कि 25 साल के लिए इनको हमने बेच दिया कि ये काम करेंगे आपके लिए। द जूइश रिवोल्ट ऑफ 66 ईयर डिस्ट्रॉयड मनी लेंडर्स बॉन्ड्स टू गेन सपोर्ट। अब देखो एक बार ऐसा हुआ, जो मनी लेंडर जो कर्ज देते थे ना, तो जब रिवोल्ट हो रही थी, लोगों ने जाके उनका अकाउंट का जो ऑफिस था, जहाँ पे लिखा है कि इसने इतना कर्ज दिया, इसने इतना कर्ज लिया, उसको ही जला दिया, कि फिर हम सब फ्री हो जाएंगे ना, इन्हें कौन सा क्या प्रूफ रहा कि हमने इनसे कर्ज लिया है, इसलिए। हाउएवर नॉट ऑल लेबर्स वर फोर्स्ड, बट ऐसा नहीं है कि हर लेबर फोर्स्ड होता था। वेज लेबर वॉज ऑल्सो कॉमन स्पेशली इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। वेज लेबर, कि भाई पैसे दो और काम कराओ, ये भी बहुत कॉमन था वहाँ पे। चलो आगे पढ़ते हैं। सिस्टम समझ में आ गया कैसे उनके लेबर्स चलते थे।
अब एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा था जो मैंने अभी आपको यहाँ नहीं बताया है कि वेज लेबर में इनफैक्ट काम और जल्दी होता था। एक राजा थे, उन्होंने 3 दिन में एक शहर बनवा दिया था वेज लेबर देखिए, कि उन्होंने कहा ज्यादा पैसे दूंगा, लोगों ने ज्यादा काम करा और 3 दिन में पूरा शहर बना दिया था। अब आते हैं हम सोशल हायरार्की के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर, ऐसी इनके यहाँ पे क्लास थी या नहीं थी? तो इनके यहाँ तो थी ही, सेनेट था, राजा था, ये सब था। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं। अब हायरार्की में होता था ये टॉप टू बॉटम, जो सबसे ऊपर है उस पर ज्यादा पावर, उससे नीचे उस पर कम पावर, ऐसे होता था। रोमन सोसाइटी वर डिफरेंट इन सोशल ग्रुप्स। सेनेटर्स सबसे हायर ग्रुप होता था, उन्हें कहते थे फादर्स। सेनेटर्स कौन होते थे? पात्रे, मतलब ये हमारे फादर फिगर हैं। फिर होती थी इक्विस्टेरियन क्लास, अनदर वेल्दी एंड पावरफुल ग्रुप। सेकंड नंबर पे होती थी इक्विस्टेरियन क्लास, लर्न कर लो इसे बाय हार्ट, आएगा पेपर में। फिर होते थे रिस्पेक्टेबल पीपल, दे वर कनेक्टेड टू ग्रेट सेनेटोरियल फैमिलीज, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। फिर आती थी लोअर क्लास, जिसे कहते थे प्लेब्स और दीदा, ठीक है। और ये वो लोग थे जिन्हें टाइम पास करना, सर्कस देखना, थिएटर शोज देखना पसंद था। बट यही वो लोग थे जो वर्कर्स होते थे, जो सारा काम करते थे, जो इकोनॉमी चलाते थे। और बॉटम में आते थे स्लेव्स। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड थी रोमन सोशल हायरार्की। पहले सेनेटर्स, पात्रे, फिर आते थे इक्विटेरियंस, की नहीं मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, 5 में थी, ठीक है। तो फादर्स, इक्विटेरियंस, फिर ये थे रिस्पेक्टेबल पीपल, फिर लोअर क्लास, फिर स्लेव्स। लर्न कर लो इसे। नाउ बाय द लेट एम्पायर, सेनेटर्स एंड इक्विटाइज जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज एरिस्टोक्रेसी। तो बाय द लेट एम्पायर, जब ये लेट एम्पायर होने लग गया ना, पहले अभी तक आपने एरिस्टोक्रेसी वर्ड नहीं सुना होगा, और जब 10th में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पर है, एरिस्टोक्रेसी वर्ड ही तुम सुनते रहते थे। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास बनाई किसने थी? ये सेनेटर्स ने और इक्विटीज ने मिलकर, ये जो दो क्लासेस थी ना रोम की, इन दोनों ने मिलकर ही एरिस्टोक्रेसी क्लास बनाई थी। Many aristocracy families came from Africa and the East. The aristocracy was very wealthy but less powerful than military leaders. तो एक तो ये लोग हो गए, एक मिलिट्री भी तो थी सोशल हायरार्की में, और वो तो बिल्कुल ही पावरफुल थी। तो ये मिलिट्री से तो कम पावरफुल होते थे। द मिडिल क्लास इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफिशियल, आर्मी मेंबर्स, मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर्स। तो जो मिडिल क्लास होती थी उसमें कौन लोग आते थे? मतलब आप मान लो जो ये रिस्पेक्टेबल क्लास होगी ना, वो हो गई मिडिल क्लास एक तरीके से। तो ये लेट रोमन एम्पायर की बात है, जब रोमन एम्पायर काफी छोटा रह चुका था। तब मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, रिच फार्मर, गवर्नमेंट के ऑफिसर और आर्मी मेंबर्स आते थे। वो अर्ली की बात है, अर्ली में इतनी सारी सोशल हायरार्की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोअर क्लास क्या करती थी? तो द लोअर क्लासेस वर कॉल्ड ह्यूमिलियर्स, ठीक है। ह्यूमिलियर्स, कैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, मैं ऐसे प्रोनाउंस करती हूँ कि भाई स्पेलिंग लर्न रहे। दे इंक्लूडेड रूरल वर्कर्स ऑन लार्जर स्टेट, जो काम करते थे, मैंने आपको कहा, इंडस्ट्री माइनर के वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, आर्टिसन, कैजुअल लेबर इन सिटीज, लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स स्पेशली इन द वेस्टर्न एम्पायर। तो वेस्टर्न एम्पायर में ज़्यादा स्लेव्स होते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेट रोमन एम्पायर की वेल्थ, इकोनॉमी और उसका लॉ। लेट रोमन एम्पायर में अब हम आ गए हैं। तो यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कैसा प्रिंसिपीड सिस्टम था, कैसे इन्होंने किंगडम्स पे कब्जा करा, कैसे कुछ किंगडम्स हाथ से निकले, इनके लोग रहते कैसे थे, शादियाँ कैसे होती थी, इकोनॉमी क्या थी, और वो इकोनॉमी में काम करने वाले लोग क्या थे, सब पढ़ लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोमन एरिस्टोक्रेट्स इन रोम अर्नड ह्यूज इनकम्स फ्रॉम द एस्टेट्स। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी एस्टेट, अपनी ज़मीनें थी, वहाँ से उनकी इनकम आ जाती थी। सम एरिस्टोक्रेट्स अर्नड अप टू 4000 LBS ऑफ गोल्ड एनुअली। इतना पैसा कमाती थी वो। द ओल्ड सिल्वर बेस्ड करेंसी डिक्लाइन बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइंस वर एग्जॉस्टेड। इनके यहाँ मनी का इतना यूज होता था, सिक्कों का इतना यूज होता था कि सिल्वर माइन एग्जॉस्ट होती मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि चांदी के सिक्के बना चुके थे। तो चांदी के बाद इन्होंने सोचा अरे गोल्ड तो है, चलो गोल्ड के सिक्के बना देते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन इनका बहुत फेमस एम्परर है, ये कॉन्स्टेंटाइन। इसने इंट्रोड्यूस करा गोल्ड बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम। उसने कहा मैं बनाऊंगा आपसे सोने के सिक्के। गोल्ड कॉइन्स बिकेम वाइडली यूज्ड इन द लेट एंटिक्विटी। जो लेट पीरियड चला, लेट एम्पायर था, तब गोल्ड के सिक्के बहुत चलते थे। रोमन ब्यूरोक्रेसी वॉज वेल्दी। ब्यूरोक्रेसी मतलब सेनेट के लोग वेल्दी थे, सैलरीज उन्हें गोल्ड में मिलती थी, और ऑफिशियल इन्वेस्टेड देयर वेल्थ इन बाइंग लैंड। पैसे का क्या करते थे? जमीनें खरीदते थे। और करप्शन काफ़ी होता था इनके यहाँ पे भी, जुडिशरी, मिलिट्री, हर जगह करप्शन था, ठीक है। कि भैया जज को पैसे दे दिए, अपना केस कर लिया, ये सब इनके यहाँ भी सब चलता था, जो आजकल होता है। लॉज वर मेड टू कंट्रोल करप्शन। करप्शन को कंट्रोल करने के लॉज भी बनते थे।
रोमन सोसाइटी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन। तो आज के ज़माने में जैसे गवर्नमेंट चलती है ना, कि आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो गवर्नमेंट को कि तुमने ये गलत करा, वो गलत करा, राइज़ हो गए प्राइसेस, ये सब वहाँ चलता था, ठीक है। रोमन स्टेट वाज़ अथॉरिटेरियन बट रोमन लॉ लिमिटेड द पावर ऑफ एम्परर। तो इनकी अथॉरिटेरियन स्टेट तो थी, है तो राजा ही, बट जो रोमन लॉज ऐसे बने हुए थे कि वो राजा की पावर पे भी लगाम लगाते थे। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में बहुत सारे रूलर्स आए और वो जो मर्जी करे, उनकी प्रजा कुछ नहीं कह सकती, नहीं, राइट्स होते थे, रोका जा सकता था उनको। लॉज हेल्प प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लॉज हेल्प करते थे। पावरफुल बिशप जैसे कि बिशप एम्ब्रोस कुड चैलेंज द हार्श एम्परर्स। बहुत ऐसे बड़े बड़े बिशप्स भी थे जिन्होंने एम्परर्स के खिलाफ भी आवाज उठाई कि तुम गलत कर रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट एंटिक्विटी। अब ये लेट एंटिक्विटी है कौन सा टाइम? लेट एंटिक्विटी है आफ्टर द, आप कहो जैसे कि आफ्टर 3rd सेंचुरी। तो 4th से 7th सेंचुरी का जो टाइम चला उसको हमने कहा है ये लेट एंटिक्विटी है। इट वाज द फाइनल पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर। इसके बाद रोमन एम्पायर आगे नहीं बढ़ा, इनफैक्ट टूट टूट के बहुत छोटा सा हो गया था। द 4th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ मेजर कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑल्सो। अब इस समय पे जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, जिसे मैंने आपको कहा बहुत फेमस एम्परर है, क्यों? क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी को जो है रोम का ऑफिशियल रिलीजन बता दिया था। इससे पहले रोम में अलग अलग रिलीजन्स थे, अलग अलग भगवान की, गॉड्स की, डेटीज की पूजा होती थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि क्रिश्चियनिटी हमारा मेन रिलीजन है। द राइज ऑफ इस्लाम अकर्ड इन द 7th सेंचुरी। और 7th सेंचुरी से क्या हुआ था? राइज ऑफ इस्लाम हुआ था। दिस पीरियड सॉ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रोमन स्टेट। अब जैसे ही राइज ऑफ इस्लाम हुआ, धीरे धीरे इस्लामिक रूलर्स ने रोमन एम्पायर को कब्जाया और रोमन एम्पायर खत्म हो गया था। ऐसी हुई थी हमारी हिस्ट्री। अब एम्परर डाइकोल्शियन के बारे में हम पढ़ेंगे। डाइकोल्स्टियन, ठीक है। इन्होंने मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे थे। अब क्या हो रहा था, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा है और वो संभल रहा नहीं था, तो इसने सोचा कि भाई मैं रोमन एम्पायर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं एटलीस्ट संभाल तो पाऊँ अपने एम्पायर को। किसने? एम्परर डाइकोल्शियन ने। चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो डाइकोल्शियन रिड्यूस द एम्पायर बाय लीविंग एरियाज विद लेस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। तो इन्हें लगा जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, इससे मुझे पैसा मिल रहा, तो उन्होंने उन एम्पायर्स को खुद छोड़ दिया कि भाई ये तो मेरे लिए बोझ ही है एक तरीके से। ही स्ट्रेंथेंड द फ्रंटियर्स एंड रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज। फ्रंटियर्स मतलब क्या? जहाँ से अटैक्स हो सकते हैं। प्रोविंशियल बाउंड्रीज को सिक्योर करा। ही सेपरेटेड सिविल एंड मिलिट्री पावर। सिविलियंस की पावर और मिलिट्री पावर को अलग करा। मिलिट्री कमांडर्स को एक दर्जा दे दिया ड्यूक्स का, जो आज तक चलता है ना कि ये ड्यूक हैं इस जगह के उस जगह के। ये डाइकोल्शियन ने करा था। अब कॉन्स्टेंटाइन कंटिन्यूड डाइकोल्शियन रिफॉर्म्स। तो कॉन्स्टेंटाइन कब आए थे? डाइकोल्शियन के बाद आए थे। इन्होंने न्यू गोल्ड कॉइन निकाल दिया था और इनका जो गोल्ड कॉइन होता था वो 4.5 ग्राम गोल्ड से बनता था, प्योर गोल्ड से, और उसका नाम था सॉलिडस, ठीक है। सॉलिडस कॉइन्स वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर सेंचुरी। तो ये सिक्के बहुत समय तक चलते रहे। एंड देन कॉन्स्टेंटाइन ने अपने रोमन एम्पायर की एक नई कैपिटल बना दी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। जो आज के ज़माने का इस्तांबुल है ना, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। इन्होंने सोचा कि बढ़िया जगह, तीनों तरफ से यहाँ पे सी है तो अटैक होना बहुत मुश्किल है, और इसको इन्होंने अपना क्या बना दिया था? कैपिटल सिटी बना दिया था कॉन्स्टेंटाइन ने। अ न्यू सेनेट वॉज क्रिएटेड देयर। और वहाँ इस्तांबुल में कॉन्स्टेंटाइन में नई सेनेट बनाई, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। स्टेबल मनी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्थ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ अब लोगों पे अच्छा पैसा आया तो ग्रोथ होने लग गई। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे वाटर मिल्स, स्क्रू प्रेस, ऑयल प्रेस, ग्लास फैक्ट्रीज, ये सब डेवलप हुई। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या? यहाँ इंडिया से और बाकी चाइना से, इन जगहों से इन्होंने ट्रेड बढ़ाया, ठीक है जी। ये है लेट एंटीक्विटी के अंदर। तो द लेट रोमन पीरियड सॉ स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रोस्पेरिटी। इनके यहाँ शहर भी बहुत बनने लग गए, नया नया आर्किटेक्चर, लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली बिल्डिंग्स बनने लग गई। रूलिंग एलाइट्स और पावरफुल हो गए। इजिप्ट की जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। रूरल एस्टेट्स ह्यूज इनकम्स कमाते थे गोल्ड के अंदर। एंड इजिप्ट जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैसा कमाता था, 2.5 मिलियन सॉलिडी टैक्स में पे करता था ड्यूरिंग द जस्टिनियन रेंज। जब आगे इनके एक एम्परर जस्टिनियन आए ना, तो इतना पैसा इजिप्ट टैक्स में पे करता था। द नियर ईस्ट कंट्री साइड बिकेम हाईली डेवलप्ड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ बहुत लोग रहने लगे और पॉपुलेशन भी बढ़ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इनके यहाँ कैसे रिलीजन के अंदर चेंज आया। अब चैप्टर खत्म होने वाला है। आपने लेट पीरियड भी पढ़ लिया। लेट पीरियड के कौन से एम्परर्स पढ़े हमने? कॉन्स्टेंटाइन, डाइकोल्शियन, जस्टिनियन, 3 नाम पढ़े। और स्टार्टिंग वाले में हमने ऑगस्टस पढ़ा, जिसका नाम पहले ऑक्टावियन था। और कौन पढ़े? ट्राजन के बारे में पढ़ा हमने। कुछ कुछ के बारे में स्टार्टिंग के एम्परर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इनके रिलीजन्स के बारे में।
ट्रेडिशनल ग्रीक एंड रोमन रिलीजन वॉज पॉलिथियस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में इनके यहाँ पे अलग अलग भगवानों की, देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। दे बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स। रोमन कैसे गॉड्स को वर्शिप करते थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स, इनको प्लैनेट्स को पूजा करते थे एक तरीके से। ग्रीक एंड ईस्टर्न गॉड्स वर आल्सो वर्शिप इन टेंपल्स, श्राइन्स और सेंचुरीज होती थी, ठीक है। पॉलीथियस्ट हैड नो कॉमन नेम और आइडेंटिटी, ठीक है। अलग अलग गॉड्स को पूजा करें तो कोई कॉमन नेम आइडेंटिटी नहीं था। जूडेज्म, जो ज्यूज होते हैं, वो भी बहुत सारी कम्युनिटीज थी इनके यहाँ पे, बट ज्यूइश कम्युनिटीज हैड मेनी डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जूडेज्म में ही किसी की बिलीव्स और प्रैक्टिसेस अलग अलग थी। फिर क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ जब एम्पायर हुआ, कब हुआ, कॉन्स्टेंटाइन ने जब कहा कि ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन बनेगा 4th और 5th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि पॉलिथिज्म एकदम से डिसअपियर हो गया, हर किसी ने क्रिश्चियनिटी को मानना शुरू करा, नहीं। पहले वेस्टर्न प्रोविंसेस ने मानना शुरू करा। क्रिश्चियन बिशप्स वर्क टू रिमूव ओल्ड बिलीव्स एंड स्प्रेड क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस, तो बिशप्स जो होते थे वो लोगों को कन्वर्ट करवाते थे। In the 4th century, religious boundaries were flexible, but later bishops made beliefs more strict. तो पहले ये कोई भी रिलीजन फॉलो करो मना नहीं करते थे, बट धीरे धीरे ये सब जो है कंट्रोल करने लगे रिलीजन को भी, कि आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, रोमन एम्पायर इन ईस्ट एंड द वेस्ट। तो ईस्ट रिमेन्ड प्रॉस्परस एंड इट्स पॉपुलेशन ग्रू टिल 6th सेंचुरी। तो रोमन एम्पायर का जो ईस्ट का हिस्सा था वो प्रॉस्परस और 6th सेंचुरी तक उसका जो है ग्रोथ होती रही, ठीक है। वेस्ट डिवाइड होता रहा, क्योंकि वहाँ जर्मेनिक ग्रुप्स, वो याद है ना स्टार्टिंग में ये गॉथ्स और ये सब बहुत ज़्यादा हमले करते थे, तो इन्होंने हमले शुरू कर दिए थे। गॉथ्स, वैंडल्स, लोम्बार्ड्स, ये जो है पोस्ट रोमन किंगडम बने थे, बड़े बड़े ये किंगडम बने थे, इन्होंने हमला करा। लोम्बार्डी एक किंगडम था बाद में, ये हमला करते थे कि हमें रोमन एम्पायर में नहीं रहना है। इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन से बने, जैसे स्पेन में बना विसिगॉथ्स, गॉल, फ्रैंक्स ने बनाया गॉल, लोम्बार्डी बना इंडिया, इटली के अंदर। तो इन्हें नहीं रहना था रोमन एम्पायर के अंदर, इन्होंने अपना अलग अलग किंगडम्स बना लिए। दीज किंगडम मार्क द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड, इससे आया मेडिवल पीरियड। अगर ईस्ट की बात करें, जस्टिनियन रूल वॉज पीक ऑफ द रोमन प्रोस्पेरिटी। तो ईस्ट में जस्टिनियन के रूल का टाइम में रोमन एम्पायर पीक पे था। जस्टिनियन ने अफ्रीका को भी कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द वांडाल्स इन द 533 CE. His attempt to recover Italy from the Ostrogoths damaged Italy and led to the Lombard invasion. अब जस्टिनियन ने ये भी कोशिश करी कि इटली जो हमारा था पूरा, वो इन्होंने जो है जैसे कब्जा कर लिया था गॉथ्स ने, तो वो वापस लेने जाते हैं, बट उसमें इटली आधा से ज़्यादा तबाह हो गया और उस पर लोम्बार्ड्स ने कब्जा कर लिया। इन द 7th सेंचुरी ससानियन बहुत पावरफुल हो गए थे। कौन, ये मुस्लिम रूलर्स थे ज़्यादातर। इन्होंने इन्वेड करना शुरू करा हर जगह को, इजिप्ट को बेसिकली सबसे पहले कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये कब्जा करते थे और नया रोमन एम्पायर आके, एम्परर आके कहता था मैं इन्हें वापस लूंगा। बाइजेंटियम रिकवर्ड दीज प्रोविंसेस इन द 620 CE। तो जिन इजिप्ट के ऊपर और बाकी जगहों पे जहाँ पे कब्जा करा ससानियन ने, बाइजेंटियम ने इसको वापस से अपना वापस भी कर लिया था। बट सून फेस द मेजर चैलेंज फ्रॉम द राइज ऑफ इस्लाम। बट जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ, जब लोगों ने इस्लाम अपना लिया, तो वो क्यों रहेंगे रोमन एम्परर के अंडर में, तो फिर उसका कब्जाने से भी कुछ नहीं चला बाइजेंटियम के। और बाद में तो रोमन एम्पायर का नाम बाइजेंटियम एम्पायर ही हो गया था, बिकॉज ही वॉज बेसिकली द लास्ट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर। चलो अब बात करते हैं, एक्सपेंशन होता है इस्लाम का फ्रॉम अरेबिया एंड इट वॉज कॉल्ड अ मेजर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द एंशियंट वर्ल्ड। अरेबिया में इस्लाम का राइज होता है। By 642 CE, Arabs had conquered large parts of Eastern Roman and Sasanian Empire. तो जो अरब्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ससानियन एम्पायर पे भी कब्जा कर लिया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे भी। दीज कॉन्क्वेस्ट हैपेंड सून आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और ये कॉन्क्वेस्ट कब हुई, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद। अरब एक्सपेंशन लेटर रीच स्पेन, सिंध एंड सेंट्रल एशिया। फिर अरब लोगों ने किस किस को भी, जो बाद में बना वो ओटोमन एम्पायर, उन्होंने स्पेन को भी, सिंध को भी और सेंट्रल एशिया को भी कब्जा लिया। द एक्सपेंशन बिगेन विद द यूनिफिकेशन ऑफ अरब ट्राइब्स। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जब ये सब कबीले थे, जो ट्राइब्स थी, वो इकट्ठे हुए थे। द यूनिटी ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला वॉज द मेन रीजन ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। और इस तरीके से इस्लाम स्प्रेड हुआ जब अरेबियन पेनिनसुला में यूनिटी आई। एंड इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फुली, कि रोमन एम्पायर के एंड होने के बाद कौन सा एम्पायर शुरू हुआ, बेसिकली आप कह सकते हो ऑटोमन एम्पायर हुआ था, ठीक है। तो सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे ये याद नहीं आ रहा,
तो तभी तो नोट्स बनाए हैं मैंने। ये मेरे नोट्स इंस्टाग्राम आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लो। वहाँ से मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्ज नहीं ले रही हूँ मैं आपसे कि कोई बुक बना के तुम्हें कह रही हो खरीदो खरीदो। गो स्टडी, आराम से बैठो, वो नोट्स को लिखो अपने हाथ से, लर्न करना उनको, एंड जल्दी से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराऊंगी ना 10-12 क्वेश्चन वहीं से पूरा पेपर आ जाएगा, और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा दूंगी। सो विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।